इस वीडियो में मैं कवर करूंगा प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस मेरे हिसाब से जितने भी टॉपिक हैं उनका आधार बनाता है। प्रेपोजिशन देखने से पहले आपको नाउन प्रोनाउन दोनों का वीडियो ज़रूर देखना है और एडजेक्टिव एडवर्ब का वीडियो भी देखना है, उसके बाद प्रेपोजिशन करना है। ये आपको सीरीज फॉलो करनी है। ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, क्योंकि अगर प्रेपोजिशन एक तो समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे प्रेपोजिशन होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा होगा, इसमें मैंने एग्जाम्स के भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। इनफैक्ट पिछले 10 सालों के अंदर प्रेपोजिशन के सबसे अच्छे जो क्वेश्चन है वो सारे मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं इस वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन। सबसे पहले देखते हैं प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन होते हैं रिलेशनशिप वर्ड्स। रिलेशनशिप मतलब रिश्तेदारी। ये शब्द रिश्तेदारी बताते हैं। किसके बीच में रिश्तेदारी बताते हैं ये जानना जरूरी है। प्रेपोजिशन किसी नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप बताते हैं सेंटेंस के किसी दूसरे हिस्से के साथ, और जिस नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन लगते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। उदाहरण के साथ समझाऊंगा इसमें मैं हर चीज प्रेपोजिशन के अंदर, क्योंकि ये सारा एकदम प्रैक्टिकल बिल्कुल इंग्लिश है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर रखी है। अब इसमें दो वस्तुएं हैं, पहली तो है किताब और दूसरी है टेबल। इसमें प्रेपोजिशन क्या है? ऑन, क्योंकि ऑन शब्द ये बता रहा है कि बुक और टेबल के बीच में रिश्ता क्या है, बुक और टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है। बुक कहां पे रखी है? टेबल के ऊपर, नीचे, यानी बुक और टेबल के बीच में एक रिश्ता है और वो रिश्ता बता रहा है ऑन। इसीलिए प्रेपोजिशन को बोलते हैं रिलेशनशिप वर्ड्स। अब सवाल ये है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, बुक या टेबल, या दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है? देखिए, प्रेपोजिशन शब्द पे ध्यान दीजिए। प्रीपोजिशन, अगर मैं मान लीजिए लिखता हूं प्रेपोजिशन, तो मैंने ये शब्द बीच में से तोड़ दिया। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज को रखना या प्लेस करना। अब प्रेपोजिशन को मैंने किस शब्द के पहले लिखा है? प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं। अब नाउन आप जानते हैं क्या होता है, आपने नाउन वाला वीडियो देख ही लिया होगा। नाउन होता है संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, ये सब संज्ञा होते हैं। तो ये किसी वस्तु का नाम है, किसी चीज का नाम है, टेबल ये भी संज्ञा है, और बुक भी किसी चीज का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, यानी ये भी संज्ञा है। लेकिन इनमें कौन सी संज्ञा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? जिसके आगे प्रेपोजिशन लगता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी इस सेंटेंस के अंदर द टेबल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि द टेबल के आगे प्रेपोजिशन लगा है। ऐसा नहीं है कि बुक मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रेपोजिशन डिसाइड नहीं करेगी बुक, बुक डिसाइड करेगा जिसके आगे प्रेपोजिशन लगा है। जिस शब्द के आगे प्रेपोजिशन लगता है, जिस नाउन या प्रोनाउन के आगे, इस केस में नाउन है, यहाँ पे संज्ञा है, सो जिस नाउन या प्रोनाउन के आगे प्रेपोजिशन लगता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। एक और सेंटेंस देखते हैं। द की इज इन द हाउस, चाबी घर के अंदर पड़ी हुई है। इसके अंदर ये बताइए कि प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन है इन, क्योंकि इन बता रहा है कि चाबी और घर में रिश्ता क्या है। वैसे तो चाबी घर में कोई रिश्ता होता ही नहीं है, लेकिन अगर चाबी घर के अंदर है तो उनमें एक रिश्ता बन जाता है। इन शब्द है प्रेपोजिशन, और हाउस के आगे लगा है इन, यानी हाउस है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूं। अब ये बताइए इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन क्या है? वो लड़की पहाड़ के ऊपर दौड़ी, शी रैन अप द हिल। इसमें आपको यह बताना है प्रेपोजिशन क्या है और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन क्या है, दोनों बताने हैं। तो लड़की है शी यानी कि प्रोनाउन। कोई लड़की है, सर्वनाम लिखा है, मैंने नाम नहीं लिखा है, नाम लिखता तो नाउन हो जाता, नाम ना लिख के शी लिख दिया तो प्रोनाउन हो गया। और दूसरा है हिल। हिल क्या है? हिल कोई जगह है, और कोई जगह है मतलब पर्सन प्लेस थिंग, यानी नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिश्ता कौन सा शब्द बता रहा है? रिश्ता बता रहा है अप, यानी अप हो गया प्रेपोजिशन। और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन क्या है? द हिल, क्योंकि द हिल के आगे लगा है अप। तो ये है कुछ सबसे कॉमन प्रेपोजिशन जो हम पढ़ेंगे। इनमें जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे, जैसे अबव, अबॉर्ड, बिलो, आगे पीछे, ऊपर नीचे, यानी अबव, बिलो, अप, डाउन, ऑन टू, इन टू,
एट, इन, फ्रॉम, फॉर, ये सब बहुत ही कॉमन प्रेपोजिशंस हैं। टू, टूवर्ड्स, अंडरनीथ, इनीथ, बीनीथ, नीचे, बियॉन्ड, परे, या इस तरह के प्रेपोजिशन, डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। तो हम इन सबको देखेंगे डिटेल में एक एक करके, और जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो हज़ारों प्रेपोजिशन है और सबको कवर करना इम्पॉसिबल है। तो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा नंबर दिलवाएंगे, वो ही मैं कवर करूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन एक ही शब्द का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं एट या इन या ऑन, तो ये एक ही शब्द के बने हैं, लेकिन प्रेपोजिशन एक से ज़्यादा शब्द के भी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन है जो एक से ज़्यादा शब्द का बना होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू, इंस्टेड ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, एटसेट्रा। नाउ अब मैंने प्रेपोजिशन के बारे में एक आपको बात कही थी कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं, इसीलिए इन्हें प्रेपोजिशन कहा जाता है। प्रे मतलब पहले और पोजीशन मतलब रखना। हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक पुराना कंसेप्ट था। हाँ, जिस वक्त प्रेपोजिशन हमने डिस्कवर किए अंग्रेजी में, जब हमने इनको यूज करना स्टार्ट किया, तब ये बात सच थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम प्रेपोजिशन पहले भी लगाते हैं, बाद में भी लगाते हैं, दोनों तरीके से एक्सेप्टेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेंटेंस देखिए, तुम कहां से आ रहे हो। अगर आप पूछते हैं कि भाई तुम कहां से आ रहे हो, यानी वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अब वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम में जो रिश्ता है वो दो चीजों के बीच में है, एक तुम्हारे बीच में और एक तुम जहां से आ रहे हो उसके बीच में। कौन सा शब्द है प्रेपोजिशन इसमें? फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम बता रहा है रिश्ता कि तुम कहीं से आ रहे हो, यानी तुम कहीं से फ्रॉम से आ रहे हो। प्रेपोजिशन इसमें शब्द के आखिरी में लगा एकदम। जनरली तो प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है, और जिस नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन लगता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। लेकिन यहां पे तो प्रेपोजिशन आखिरी में लगा है, लेकिन ये सेंटेंस तो गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। सो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। वैसे इसको लिखने का एक और तरीका भी है, प्रेपोजिशन को मैं शुरू में भी लगा सकता हूं, यानी मैं लिख सकता हूं फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, दोनों ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यानी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इसमें प्रेपोजिशन है अबाउट, लेकिन आखिर में लगा है, तो ये सेंटेंस भी गलत नहीं है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। प्रेपोजिशन के, एक ही प्रेपोजिशन के कई मीनिंग हो सकते हैं, इसीलिए ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शब्द देखिए बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब, कई सारे मतलब हैं बिहाइंड के। एक तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गाड़ी के पीछे एक कुत्ता सोया हुआ है, यानी अ डॉग इज स्लीपिंग बिहाइंड माई कार। या मैं पूछता हूं कि क्या हमारे पीछे कोई गाड़ी है, इज देयर अ कार बिहाइंड अस, तो बिहाइंड मतलब पीछे। लेकिन बिहाइंड का मतलब होता है जिम्मेवार होना। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की सक्सेस के पीछे वो है। अब यहां पे पीछे का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पीछे खड़ा है, कंपनी की सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ उसका है, यानी कंपनी की सक्सेस के पीछे उसका हाथ है, तो पीछे मतलब जिम्मेवार होना। या मैं ये भी बोल सकता हूं, मेरा दोस्त जिंदगी में सक्सेस के अंदर मेरे से पीछे है, यानी वो मेरे जितना सक्सेसफुल नहीं है, यानी मेरे पीछे है। पीछे है मतलब मेरे से कम सक्सेसफुल है। तो एक ही प्रेपोजिशन के कई मीनिंग निकल सकते हैं, आपको सही कंटेक्स्ट में, सही फ्रेम में उसको रखना है और फिर उसका मतलब जानने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं, जिनको बोलते हैं एट, ऑन और इन। अब देखते हैं, मैं आपको एक बड़े ही यूनिक तरीके से इनके यूजेस बताता चलूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी बन जाएगी और साइड बाय साइड एक दिमाग में आप पिक्चर बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन कहाँ यूज करते हैं। इन हम यूज करते हैं जगह के साथ, फॉर एग्जाम्पल, और इन जनरली हम यूज करते हैं बड़ी जगह के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन अ रूम, इन अ बिल्डिंग, इन अ गार्डन, इन अ पार्क। अगर आप रूम में बैठे हैं तो कहेंगे आई एम इन अ रूम, आई एम इन अ बिल्डिंग, इन अ गार्डन, इन अ पार्क। या आप पानी के अंदर हैं तो आप बोलेंगे इन द वाटर, इन द सी, इन अ रिवर। अगर आप किसी लाइन में खड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलेंगे इन अ रो, इन अ लाइन या इन अ क्यू। क्यू का मतलब भी होता है लाइन। अगर आप किसी छोटी जगह पे खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब इसको ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को।
मान लीजिए आप इस शहर के अंदर हैं और ये शहर है दिल्ली। दिल्ली के अंदर हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक बड़ी जगह है। लेकिन दिल्ली में अगर आप किसी खास जगह पे खड़े हैं, मान लीजिए आप दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़े हैं, तब आप इन को एट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप ये नहीं बोलेंगे आई एम इन दिल्ली एयरपोर्ट, आई बोलेंगे आई एम एट दिल्ली एयरपोर्ट। इसी तरह से अगर आप किसी खास जगह पे खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस पकड़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम एट द बस स्टॉप। अगर आप दरवाजे पे खड़े हैं, आई एम एट द डोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम एट द डोर। कई लोग बोलते हैं मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, आई एम ऑन द डोर प्लीज ओपन द डोर, वो गलत है, आई एम ऑन द डोर नहीं, आई एम एट द डोर। इसी तरह अगर आप सिनेमा में खड़े हैं तो आप बोलेंगे आई एम एट द सिनेमा। यहाँ पे सिनेमा का मतलब है पिक्चर हॉल, जहाँ पे आप पिक्चर देखते हैं, क्योंकि वो भी एक छोटी जगह है, एक खास जगह है। तो बहुत बड़ी जगह होगी तो आप यूज करेंगे इन, जैसे कोई शहर, कोई गांव, कोई देश। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भारत में रहते हैं तो आप बोलेंगे आई लिव इन इंडिया, तो आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली भी बहुत बड़ी जगह है। कोई गांव में रहते हैं तो आप बोलेंगे आई लिव इन मुरादाबाद, मान लीजिए कोई शहर है, आई लिव इन मुरादाबाद। या किसी गांव में रहते हैं, आई लिव इन फरुखापुर। लेकिन अगर आप मान लीजिए बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, सिनेमा में खड़े हैं, तो आप बोलेंगे आई एम एट। तो एट भी प्लेसेस के लिए यूज होता है, इन भी प्लेसेस के लिए यूज होता है, लेकिन इन बड़ी प्लेसेस के लिए यूज होता है। एक बात और, अगर आप मान लीजिए गली के कोने पे खड़े हैं तो आप हमेशा बोलेंगे आई एम एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। इसी तरह पेज, मान लीजिए आप एक पन्ना पढ़ रहे हैं, पेज पढ़ रहे हैं, और पेज के आप ऊपर वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम रीडिंग एट द टॉप ऑफ द पेज। इसी तरह अगर आप किसी पेज का नीचे वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम रीडिंग एट द बॉटम ऑफ द पेज। सो हमेशा यूज करते हैं एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द बॉटम ऑफ द पेज। इसी तरह मान लीजिए अगर आप किसी क्लास में बैठे हैं और आप क्लास के आगे वाले हिस्से में बैठे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम सिटिंग एट द फ्रंट ऑफ द क्लास। इसमें प्रेपोजिशन एट आता है। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते आई एम सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द क्लास या आई एम सिटिंग ऑन द फ्रंट ऑफ द क्लास, आप बोलेंगे आई एम सिटिंग एट द फ्रंट ऑफ द क्लास। इसी तरह अगर आप क्लास में पीछे जाके बैठते हैं, जनरली जो शैतान बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं क्लास में, सो आप बोलेंगे आई एम सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। आगे देखते हैं ऑन। ऑन कहां यूज करते हैं? ऑन हम यूज करते हैं सरफेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक इज ऑन द टेबल मतलब बुक टेबल के सरफेस पे रखी है। तो जब कोई चीज किसी चीज के सरफेस पे रखी होती है उसको बोलते हैं ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तस्वीर दीवार पे टांगूंगा तो मैं बोलूंगा आई एम पुटिंग द पिक्चर ऑन द वॉल। दीवार पे पेंटिंग बनाऊंगा, आई एम पेंटिंग ऑन द वॉल। फर्श पे कोई चीज गिर गई, ऑन द फ्लोर, क्योंकि फ्लोर के सरफेस पे गिरी है। इसी तरह जो दीवार है, दीवार के सरफेस पे मैं पेंटिंग बना रहा हूं। इसी तरह छत के सरफेस पे तो मैं बोलूंगा ऑन द सीलिंग। सीलिंग मतलब होता है रूफ या छत, तो सीलिंग को आप रूफ भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ऑन हम डायरेक्शंस के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन माई राइट, ऑन माई लेफ्ट। अगर आपको बोलना है कि बिल्डिंग मेरे लेफ्ट में है तो आप बोलेंगे द बिल्डिंग इज ऑन द लेफ्ट। या राइट में है तो आप बोलेंगे द बिल्डिंग इज ऑन द राइट। आप ये नहीं बोलेंगे द बिल्डिंग इज इन द राइट या एट द राइट, नो, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। एट हम यूज करते हैं, इसके अलावा बहुत ही स्पेसिफिक एड्रेस अगर देना होता है तो एट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गौरव रहता है 55 लिंकन रोड डरहम में। अब यहां पे मैंने गली का नाम, घर तक बता दिया है। बहुत ही खास एड्रेस जब देते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक एड्रेस, घर का नंबर तक मैंने बताया है, तो मैं यूज करूंगा एट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका घर का नंबर है मान लीजिए 338, तो आप बोलेंगे आई लिव एट 338 सेक्टर 10। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक एड्रेस नहीं बताते हैं, अगर आप सिर्फ गली बताते हैं या मान लीजिए कोई रोड बताते हैं जहां आप रहते हैं, तो आप यूज करेंगे ऑन। इसमें घर का नंबर नहीं होगा, बहुत ही स्पेसिफिक एड्रेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल गौरव का घर है बेकर्स रोड के ऊपर, सो गौरव्स हाउस इज ऑन बेकर्स रोड। इसमें बहुत ज्यादा मैंने ये नहीं बताया है, स्पेसिफिक एड्रेस नहीं बताया है। बेकर्स रोड पे हजारों घर हैं, उसमें मेरा भी एक घर है, सो गौरव्स हाउस इज ऑन बेकर्स रोड, बट गौरव लिव्स एट 55 लिंकन रोड इन डरहम। यहां पे मैंने स्पेसिफिक घर का नंबर भी बताया है, तो मैं यूज करूंगा एट। सो एक बार फटाफट और नजर मारते हैं इस पे, इन और ऑन और एट पे।
सो अभी तक हमने देखा इन, ऑन और एट तीनों हम लोकेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन अलग अलग तरह से यूज करते हैं। इन हम यूज करते हैं बड़ी जगह के लिए, जैसे इन अ कंट्री। आप अगर किसी देश में रहते हैं तो आप बोलेंगे इन अ कंट्री, या इन अ सिटी, या इन अ विलेज, इन अ टाउन। बहुत बड़ी जगह के लिए हम यूज करते हैं इन। इसके अलावा ऑन हम यूज करते हैं सरफेस के लिए, और एट हम यूज करते हैं किसी खास लोकेशन के लिए। इसके अलावा ऑन हम सरफेस जब टच कर रहा होता है कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। इसी तरह अगर मैं बेड पे सो रहा हूं, आई एम सिटिंग ऑन द बेड, क्योंकि मैं बेड के सरफेस पे सो रहा हूं। अब बात करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की। तो ये जो पिछले प्रेपोजिशन मैंने पढ़े एट, ऑन और इन, ये थे प्रेपोजिशन ऑफ स्पेस, क्योंकि ये स्पेस बता रहे थे, मैं कहां पे हूं, जगह बता रहे थे, तो इसलिए उनको बोला जाता है प्रेपोजिशन ऑफ स्पेस। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी वही है, एट, इन और ऑन, लेकिन इनके यूजेस अलग अलग तरीके से होंगे। अब ये टाइम बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं एट यूज कहां करते हैं। सो एट यूज करते हैं हम खास टाइम बताने के लिए, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए। मान लो अगर मैं बोलता हूं कि मैं तुमसे आज 5 बजे मिलूंगा, सो आई विल मीट यू एट 5 o'clock। मैं तुमसे 2:30 बजे मिलूंगा, आई विल मीट यू एट 3:30। 3:30 बजे मिलूंगा एट 3:30। 5:30 बजे मिलूंगा 5:30। सो अगर बिल्कुल खास टाइम बताते हैं, मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं मैं तुमसे 8 बजे मिलूंगा, सो आई विल मीट यू एट 8 PM। बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करते हैं एट। अब देखते हैं एट का अगला इस्तेमाल। दिन के कुछ ऐसे खास समय होते हैं जिनके साथ मैं एट यूज करता हूं, इन यूज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे समय हैं दिन के जब मैं इन यूज करता हूं। मान लीजिए अगर मुझे बोलना है मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ मैं हमेशा इन यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि मैं तुमसे मॉर्निंग में मिलूंगा, सो आप बोलेंगे आई विल मीट यू इन मॉर्निंग। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं तुमसे रात में मिलूंगा, आप बोलेंगे एट नाइट, आई विल मीट यू एट नाइट। इन नाइट कुछ नहीं होता है। इसी तरह एट नून, एट मिड नाइट, एट द वीकेंड, मैं तुमसे वीकेंड पे मिलूंगा, आई विल मीट यू एट द वीकेंड। मैं तुमसे डस्क पे मिलूंगा या डॉन पे मिलूंगा। डॉन होता है सवेरा, जो 5-6 बजे का सुबह समय होता है, उसे बोलते हैं डॉन। और डस्क होता है जब अंधेरा दिन ढलता है, उसे बोलते हैं, जो 7, 7:30, 8 बजे का समय होता है जब दिन ढलता है, उसे बोलते हैं डस्क। तो इन सब शब्दों के साथ हम यूज करते हैं एट। एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट द वीकेंड, एट डस्क, एट डॉन। अब देखते हैं इन का इस्तेमाल कहां पे होता है। इन हम एक तो यूज करते हैं दिन के कुछ खास समय पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन सब में हम यूज करते हैं इन। अगर आपको बोलना है कि मैं तुमसे शाम में मिलूंगा, आप बोलेंगे आई विल मीट यू इन इवनिंग। इसके अलावा अगर आपको किसी खास महीने के अंदर मिलना है, तो आप बोलेंगे इन अ मंथ, उसमें भी इन लगाएंगे। मान लीजिए अगर आप बोलते हैं कि मैं अमेरिका जा रहा हूं जुलाई में, सो आप बोलेंगे आई विल विजिट अमेरिका इन जुलाई। कोई खास महीना, उसके लिए इन लगाते हैं। इसके अलावा इन हम और कहां यूज करते हैं? इन हम यूज करते हैं किसी खास सीजन के लिए, जैसे गेहूं सर्दियों में उगाया जाता है, सो वीट इज सोन इन विंटर्स, इन स्प्रिंग, इन समर। मैं बोलना चाहता हूं मैं गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका घूमने जाऊंगा, सो मैं बोलूंगा इन समर आई विल गो टू अमेरिका। इसके अलावा मैंने आपको जैसा बताया था, इन हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, दिन के कुछ खास समय, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सब में हम यूज करते हैं इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मॉर्निंग में स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। अब बात करते हैं ऑन की। ऑन हम यूज करते हैं किसी खास दिन के लिए, जैसे मैं तुमसे संडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन संडे। या मैं तुमसे संडे मॉर्निंग को मिलूंगा, ऑन संडे मॉर्निंग। मैं तुमसे क्रिसमस के दिन मिलूंगा, ऑन क्रिसमस ईव। नए साल के दिन मिलूंगा, ऑन न्यू ईयर्स डे। इस तरह से ऑन हम यूज करते हैं खास दिन के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लीज मीट मी ऑन संडे। अब इसमें एक चीज याद रखने वाली ये है, अगर मैं कोई खास दिन बता रहा हूं तो कैसे बताऊंगा, जरूरी नहीं है मैं संडे, मंडे या कोई दिन लिख के बताऊं, मैं तारीख लिख के भी बता सकता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है कि मैं तुमसे जुलाई में मिलूंगा, अब आप जानते हैं मंथ, खास मंथ के लिए हम यूज करते हैं इन, तो आप बोलेंगे आई विल मीट यू इन जुलाई। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं तुमसे 22 जुलाई को मिलूंगा, यानी वो खास दिन हो गया, सो आप बोलेंगे आई विल मीट यू ऑन 22 जुलाई। तो खास दिन मतलब ऑन, और सिर्फ महीना मतलब इन।
तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा जब आप प्रेपोजिशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो। अब देखते हैं ऑन का इस्तेमाल। तो जैसा मैंने बताया, ऑन हम यूज करते हैं किसी खास दिन के लिए। जैसे मैं तुमसे 2 मई को मिलूंगा, यानी खास दिन है, प्रॉपर एक कोई डेट है, तो ऑन यूज करूंगा। जैसे ऑन 2 मई, ऑन 20th जून, मैं तुमसे 2 मई को मिलने आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू मीट यू ऑन 2 मई। बट अगर मुझे बोलना है कि मैं तुमसे मई में मिलूंगा, डेट नहीं बताई है, तो मैं बोलूंगा आई एम कमिंग टू मीट यू इन मई। अब आपके लिए कुछ अभ्यास आपको बताना है। इन एग्जाम्पल्स में क्या शब्द भरेंगे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यहीं पे रोक सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर आंसर मिला सकते हैं। ही मेट हर डैश में, वो उससे मई में मिला। सिर्फ मई है, महीना है, यानी यूज करेंगे इन। ही सॉ हर डैश ट्यूजडे, खास दिन हम यूज करते हैं खास दिन के लिए ऑन ट्यूजडे। ही सॉ हर डैश 2 PM, खास टाइम के लिए हम यूज करते हैं एट 2 PM। और वी रेस्ट नाइट, हम रात में रेस्ट करते हैं, सो नाइट के साथ यूज होता है एट, सो वी रेस्ट एट नाइट। ये हैं इनके आंसर, आप देख सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए कुछ अभ्यास करते हैं, और जिससे आपका और ज्यादा पक्का हो जाए। आपको यहां पे भरना है एट, इन या ऑन, या कोई भी और प्रेपोजिशन जो आप सोचते हैं। उसने उसे दिल्ली में देखा। अब दिल्ली में देखा, दिल्ली एक बड़ी जगह है, सो आप यूज करेंगे इन। उसने उसे जय स्ट्रीट के ऊपर देखा, जय स्ट्रीट कोई स्ट्रीट के ऊपर है, यानी ऑन। और उसने उसे 623 जय स्ट्रीट पर देखा, 623 बिल्कुल खास एड्रेस है, यानी एट। मैच करते हैं आंसर। पहले का इन, दूसरे का ऑन और तीसरे का एट। एट का इस्तेमाल इन का और ऑन का एक दो जगह और भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन की गलती होती है कोई, यानी उसका फॉल्ट होता है, फॉल्ट मतलब गलती, तो आप हमेशा बोलेंगे ही इज एट फॉल्ट। इन शब्दों पर बहुत ज्यादा अटेंशन पे करना है आपको। नेक्स्ट, अगर आप मान लीजिए प्रेशर के अंदर हैं, दबाव में हैं, तनाव में हैं, तो आप 2 प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, अंडर और इन। आप ये भी बोल सकते हैं आई एम अंडर प्रेशर, ये भी ठीक है कि मैं दबाव में हूं, लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं आई एम इन प्रेशर। इसी तरह अगर आप प्यार मोहब्बत में हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन लव, लेकिन अगर आप डाउट में हैं, संदेह में हैं, तो आप बोलेंगे आई एम इन डाउट। अब ये एक सेंटेंस देखिए, बताइए क्या ये ठीक है? मैं किसी को बोल रहा हूं कि प्लीज पे विद क्रेडिट कार्ड, कृपया करके पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कीजिए, प्लीज पे विद क्रेडिट कार्ड। तो देखिए, जब भी किसी चीज को करने का कोई तरीका होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाय, ना कि विद। तो इसका आंसर होगा पे बाय क्रेडिट कार्ड, पे बाय कैश, पे बाय डेबिट कार्ड। किसी भी काम को करने का तरीका जब होता है तो हम यूज करते हैं बाय। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फांसी दे रहे हैं किसी को, डेथ दे रहे हैं, लटकाने से फांसी दे रहे हैं, तो बोलेंगे डेथ बाय हैंगिंग, क्योंकि डेथ देने का तरीका क्या है? हैंगिंग। इसी तरह अगर कोई कारण है और उसका कोई रीजन है तो हम यूज करेंगे फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आगरा किस लिए फेमस है? आगरा के फेमस होने का कारण है ताजमहल। कारण दिखाने के लिए हम यूज करते हैं फॉर, तो आगरा इज फेमस फॉर ताजमहल। मान लीजिए अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पिताजी ईमानदार होने के लिए फेमस है, ईमानदारी के लिए फेमस है, सो आप बोलेंगे माई डैड इज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी। कोई भी चीज हमेशा फेमस होती है फॉर समथिंग। इसी तरह से फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं हम अगर दिखाना होता है कि हम किसी चीज से सफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसके लिए फ्रॉम यूज करते हैं। अगर कोई कारण नेगेटिव होता है तो हम यूज करते हैं फ्रॉम, और अगर कोई पॉजिटिव होता है तो हम यूज करते हैं फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आगरा ताजमहल के लिए फेमस है, ये पॉजिटिव चीज है, यानी फॉर। लेकिन अगर कारण नेगेटिव है तो फ्रॉम। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम कोई इमोशनल रेस्पॉन्स देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी चीज से बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं या अमेज होते हैं, एस्टोनिश्ड मतलब भी होता है आश्चर्यचकित हो जाना या शॉक हो जाना, इतने ज्यादा एकदम से शॉक हो जाना, एकदम से सरप्राइज हो जाना, तो हम उसके साथ यूज करते हैं
एट या बाय दोनों। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी ताकत देखकर हैरान रह गया, आप बोलेंगे आई वॉज अमेज्ड एट हिज स्टेमिना। इसी तरह से मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया, या वो मेरा परफॉर्मेंस देखकर सरप्राइज हो गई, शी वॉज सरप्राइज्ड बाय माई परफॉर्मेंस। यहां पे आप बाय की बजाय एट भी लगा सकते हैं। सरप्राइज के साथ दोनों शब्द चलते हैं, बाय भी और एट भी। इसी तरह से अमेज्ड के साथ, एस्टोनिश्ड के साथ, शॉक्ड के साथ, सरप्राइज के साथ दोनों शब्द चलेंगे। इसमें एक बहुत कॉमन गलती बताता हूं। एग्जामिनर क्या करता है, यहां पे बाय हटा के कर देगा विद, और आपको लगेगा कोई गलती नहीं है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को पढ़िए, शी वॉज सरप्राइज्ड विद माई परफॉर्मेंस, वो मेरे परफॉर्मेंस से बहुत सरप्राइज हुई। अब इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, विद का मतलब होता है हिंदी में से, तो वो सोचते हैं वो मेरे परफॉर्मेंस से सरप्राइज हुई, यानी विद आना चाहिए, यानी ये ठीक है। इस तरह से आप कभी भी इंग्लिश के शब्द हिंदी में अपनी कोई मदर टंग में, मातृभाषा में कन्वर्ट करके नहीं देखेंगे, क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा। मैं इसका और उदाहरण देता हूं। इन का मतलब होता है अंदर, इन साइड का मतलब भी होता है अंदर, इनटू का मतलब भी होता है अंदर। इस तरह के कई शब्द होते हैं जिनका मतलब अंदर होता है। सो कहने का मतलब आप कोई भी लगा सकते हैं, हिंदी में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में फर्क पड़ता है। इंग्लिश में हर शब्द का एक खास यूज है जिसके लिए वो यूज किया जाता है, और उसके अलावा आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर आप विद नहीं लगा सकते, क्योंकि सरप्राइज के साथ हमेशा या तो लगता है एट या लगता है बाय। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनमें प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी लोग लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डाउन स्टेयर्स, डाउन टाउन, इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है कि मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूं, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पे खड़े हैं और आप बोलते हैं कि मैं पहली मंजिल पे जा रहा हूं, आप बोलेंगे आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स। इसमें आपको यह नहीं बोलना आई एम गोइंग टू डाउन स्टेयर्स, नहीं, टू नहीं आएगा, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, सिंपल बोलिए आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स। इसी तरह से अगर आप किसी को बोल रहे हैं कृपया करके बाहर चले जाइए, प्लीज गो आउटसाइड, आप ये नहीं बोलेंगे प्लीज गो टू आउटसाइड, नो, प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, इन शब्द के साथ प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गेट पे खड़ा है और आपको बोलना है कमरे के अंदर आ जाइए, आप बोलिए सिंपल कम इनसाइड। अब देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जो है ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है? देखिए, ओवर के कई मीनिंग है। ओवर का सबसे पहला यूज होता है मूवमेंट दिखाने के लिए। जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे हिलती है या जाती है तो मैं ओवर यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने दोस्त को कहना है मेरे घर आ जाओ, यानी मेरा दोस्त यहां पे खड़ा है और यहां पे मेरा घर है, यानी वो हिल के आएगा, एक जगह से दूसरी जगह में उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आएगा, तो मैं यूज करूंगा ओवर। मैं कहूंगा कम ओवर टू माई हाउस। इसी तरह से अगर मान लो किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा तो मैं बोलूंगा दे सेंट ओवर अ गिफ्ट। सेंट ओवर मतलब गिफ्ट इस पोजीशन पे था, यहां से मेरे पास आ गया, यानी मूवमेंट हुई, उसकी पोजीशन चेंज हुई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको दिखाने के लिए मैं ओवर का इस्तेमाल करता हूं। ऐसा नहीं है मुझे ओवर का इस्तेमाल करना ही करना है, मैं इसमें ओवर ना भी लगाऊं तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवर लगा दे तो ज्यादा अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखो, कम ओवर टू माई हाउस, इसमें मैं सिंपल बोल सकता हूं कम टू माई हाउस, ओवर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवर लगा के मैं ये दिखा रहा हूं कि वो पर्सन किसी दूसरे स्थान से मेरे स्थान तक आ रहा है, तो क्लैरिटी ज्यादा बढ़ जाती है इसमें। एक ओवर का इस्तेमाल बहुत खास और है, और ये एग्जाम में अक्सर आता है। देखिए, मैंने आपको एक शब्द बताया था ऑन, और ऑन कहां यूज करते हैं? जब कोई चीज सरफेस पे होती है। मान लो ये कुर्सी है और ये कुर्सी के ऊपर एक गिलास रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा? द ग्लास इज ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल के सरफेस पे रखा हुआ है। लेकिन सरफेस से अगर ऊपर हो तो क्या बोले? जब थोड़ा सा ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरा घर है और मेरे घर के ऊपर से ये कोई पक्षी उड़ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? सरफेस पे तो नहीं उड़ रहे, डिस्टेंस है, तो मैं बोलूंगा अ बर्ड फ्लू ओवर माई हाउस। जब चीजें टच नहीं होती, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, तो मैं ओवर का इस्तेमाल करता हूं, यानी चीजों में जब डिस्टेंस होता है तो मैं ओवर का इस्तेमाल करता हूं। इसी तरह से मान लो कोई नदी के ऊपर पुल है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या ये सेंटेंस ठीक है? इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, द ब्रिज इज ऑन द रिवर गंगेज, गंगा नदी के ऊपर एक ब्रिज है। मान लो ये कोई नदी है और ये नदी के ऊपर पुल है, क्या ये नदी का जो पानी का सरफेस है उसके ऊपर पुल है या नदी के थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल है?
आप जानते हैं जो पुल होता है वो नदी के काफी ऊपर होता है, वो पानी के ऊपर नहीं होता, पानी की सतह पे नहीं होता, इसलिए मैं ऑन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ऑन का इस्तेमाल मैं करता हूं सरफेस के लिए। तो मैं बोलूंगा द ब्रिज इज ओवर द रिवर गंगेज, ये राइट आंसर है। इसी तरह से मान लो कोई बच्चा सो रहा है और मैं बोलता हूं बच्चे के ऊपर चादर उड़ा दो, तो मैं क्या बोलूंगा, पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, क्योंकि बच्चे के ऐसा नहीं है कि पूरी के पूरे जितना भी बच्चे का स्किन है, त्वचा है, उसके ऊपर चादर टच करेगी, चादर बच्चे को कहीं कहीं टच करेगी, उसके ऊपर रहेगी थोड़ा सा, यानी ओवर रहेगी। सो आंसर है ओवर। इसमें बहुत कॉमन गलती करते हैं बच्चे, पुट द ब्लैंकेट ऑन द चाइल्ड लगा देते हैं, ऑन नहीं आएगा, ओवर आएगा। इसके अलावा ओवर का इस्तेमाल हम और भी जगह करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आशाओं से ज्यादा कोई चीज है तो आप वो दिखाने के लिए ओवर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप एक साड़ी खरीदने गए और साड़ी 100 रुपए की सोच के गए कि 100 रुपए की साड़ी है, दुकानदार ने आपको बोला साड़ी 250 रुपए की है, यानी कि साड़ी का जो अमाउंट था दैट वॉज ओवर यूर एक्सपेक्टेशंस, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। आप यहां पे अबव भी बोल सकते हैं कि द प्राइस वॉज अबव माई एक्सपेक्टेशन या ओवर माई एक्सपेक्टेशन, या मैंने जितना प्राइस प्रिडिक्ट किया था कि इतना होगा उससे ज्यादा था, सो द अमाउंट वॉज ओवर माई प्रिडिक्शन। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप बोलते हैं कि जो 12 साल से उम्र के ज्यादा बच्चे हैं वो ये पिक्चर देख सकते हैं, तो आप बोलेंगे किड्स 12 एंड ओवर कैन वॉच दिस मूवी। इसी तरह से फोन 1 मिनट से ज्यादा के लिए बजा तो द फोन रैंग फॉर ओवर अ मिनट, इसमें भी ओवर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कोई चीज एक्सपेक्टेड अमाउंट या एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा होती है तो हम ओवर यूज करते हैं। अब देखते हैं विद का इस्तेमाल कहां करते हैं। प्रेपोजिशन विद, सबसे पहला प्रेपोजिशन विद का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज साथ में होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सैंडविच ऑर्डर किया ड्रिंक के साथ, सो आप बोलेंगे आई ऑर्डर्ड ए सैंडविच विद ए ड्रिंक। फॉर एग्जाम्पल जब तुमने मुझे देखा तब मैं अपने दोस्त के साथ था, साथ यानी विद। आई वॉज विद माई फ्रेंड, ही वॉज विद हिज फ्रेंड वेन ही सॉ मी। इसी तरह से वो अपनी बहन के साथ काम करती है दुकान के ऊपर, सो शी हैज बीन वर्किंग विद हर सिस्टर। इसी तरह से मैनेजर आपके साथ आपसे मिलने आने वाले हैं, थोड़ी ही देर में मैनेजर आपके साथ होंगे, तो आप बोलेंगे द मैनेजर विल बी विद यू शॉर्टली। सो विद का इस्तेमाल पहला कहां होता है, पहला विद का सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है जब कोई चीज आपको साथ दिखानी होती है, टुगेदर दिखानी होती है। इसके अलावा विद का इस्तेमाल होता है कोई चीज ये दिखाने के लिए कि कोई चीज उसके साथ है, यानी उसके शरीर का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लड़के से मिला जिसकी हरे रंग की आंखें थी, सो आप बोलेंगे आई मेट अ गाय विद ग्रीन आईज, क्योंकि ये आंखें उसके शरीर का हिस्सा थी। इसी तरह से वर यू द वन टॉकिंग विद एन एक्सेंट, क्या आप वो व्यक्ति हैं जो एक एक्सेंट के साथ बात कर रहे थे, के साथ यानी हैविंग एन एक्सेंट, तो मैं हैविंग भी रिप्लेस कर सकता हूं, विद को मैं हैविंग से रिप्लेस कर सकता हूं इन सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं विद को हटा के हैविंग भी कर सकता हूं, आई मेट अ गाय हैविंग ग्रीन आईज, मैं एक लड़के से मिला हु वॉज हैविंग ग्रीन आईज, ये भी गलत नहीं है। इसी तरह से पीपल विद अ लॉट ऑफ मनी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, वो लोग जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है जरूरी नहीं हमेशा खुश होते हैं, सो आप बोलेंगे पीपल विद अ लॉट ऑफ मनी। यहां पे आप विद की बजाय हैविंग भी लिख सकते हैं, पीपल हैविंग ए लॉट ऑफ मनी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसी तरह विद का इस्तेमाल यूजिंग शब्द के लिए भी होता है, विद को हटा के आप इन जगह पे यूजिंग भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे से आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई काम किसी चीज के साथ करते हैं तो उसके लिए विद लिखते हैं, जैसे मैंने लेटर लिखा पेन से, यानी पेन का इस्तेमाल करके, सो आई रोट द लेटर यूजिंग द पेन या विद द पेन, दोनों ठीक है। यह वह सूप है जो मैंने राइस और जौ से बनाया, सो दिस इज द सूप दैट आई मेड विद राइस एंड बार्ले, क्योंकि यहां पे जो राइस और बार्ले है इन्होंने एक वस्तु का काम किया जिससे मैंने बनाया। इसी तरह जब मैंने लेटर लिखा था तो पेन वो वस्तु थी, वो माध्यम था जिससे मैंने लिखा, तो माध्यम दिखाने के लिए मैं यूज करता हूं विद। फॉर एग्जाम्पल उसने मेरे बाल काट डाले गोल्ड सीजर के साथ, सोने की कैंची के साथ, सो ही कट माई हेयर विद हिज गोल्ड सीजर। इसमें एक कॉमन गलती बताता हूं एग्जाम में क्या होती है,
मान लीजिए यहाँ पे सबसे कॉमन जो गलती वो ये होती है, विद की बजाय बाय कर देते हैं। जैसे विद काट दिया यहाँ पे और आपको एग्जाम में दे दिया ये, और इसमें बच्चे ज्यादातर गलती नहीं बता पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरे बाल काटे बाय हिज गोल्ड सीजर, तो इसमें बाय नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, विद आएगा। दूसरा, विद का इस्तेमाल हम करते हैं कोई एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे पूछता है क्या आप मेरे साथ हो, और आप बताना चाहते हैं हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी मैं आपके साथ एग्रीमेंट में हूं, सहमति में हूं, तो आप बोलेंगे यस आई एम कंप्लीटली विद यू। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग दिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, वो मेरे से सहमति रखती है, शी एग्रीज विद मी। अब देखते हैं बाय का इस्तेमाल कहां करते हैं। विद और बाय में बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, ये कंफ्यूजन मैं हमेशा के लिए दूर कर देता हूं। देखिए, बाय जो होता है वो दिखाता है किसी व्यक्ति द्वारा कोई चीज की जा रही है, किसी वस्तु द्वारा नहीं, व्यक्ति द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं कि सांप को उसने मारा, सो आप बोलेंगे द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, आप विद हिम नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन जिस चीज से मारा तो विद बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने सांप को डंडे से मारा तो आप बोलेंगे ही किल्ड द स्नेक विद अ बैम्बू स्टिक। सो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विद ए स्टोन। कहने का मतलब, उसने सांप को मारा तो उसने मारा द्वारा, द्वारा किसके मारा गया, उसके, तो बाय, बाय हिम। लेकिन किस चीज से मारा, पत्थर से, माध्यम क्या था, पत्थर, तो विद अ स्टोन। बाय का इस्तेमाल होता है नजदीकी दिखाने के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपके नजदीक बैठ सकता हूं, कैन आई सिट बाय यूर साइड, या कैन आई सिट बाय यू। कहने का मतलब मैं आपके क्या नजदीक, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नजदीकी, नियरनेस, नियरनेस को बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। फॉर एग्जाम्पल, मुसीबत में वो मेरे साथ खड़ा था, यानी वो मेरे बिल्कुल नजदीक था, सो ही वॉज स्टैंडिंग बाय मी। आप यहां पे बिसाइड शब्द भी यूज कर सकते हैं। बिसाइड मतलब होता है बाजू में। फॉर एग्जाम्पल, ये दो लोग बैठे हैं, ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, और पहला वाला दूसरे के साइड में बैठा है, तो आप बोलेंगे वन इज सिटिंग बिसाइड टू। बिसाइड मतलब साइड में, बाय भी चल सकता है, यहाँ पे बिसाइड भी चल सकता है, दोनों ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं, कैन आई सिट बिसाइड यू। इसी तरह से अगर आपको बोलना है कि जो डाक खाना है, पोस्ट ऑफिस, वो बैंक के बिल्कुल बाजू में है, यानी बिल्कुल साइड में है, तो आप बोलेंगे द पोस्ट ऑफिस इज बाय द बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पोस्ट ऑफिस इज बाय द बैंक। इसी तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिज इज बाय द रिवर, द हाउस इज बाय द रिवर, यानी बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल बाजू में है। यहां पे बाय की बजाय बिसाइड शब्द का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक बात और याद रखनी है, शब्द है बिसाइड, इसको बिसाइड्स मत कर देना। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है कि मुझे स्विमिंग के अलावा जॉगिंग भी पसंद है, तो आप बोलेंगे बिसाइड्स स्विमिंग आई ऑल्सो लाइक जॉगिंग। लेकिन बिसाइड का मतलब है बाजू में, तो बिसाइड और बिसाइड्स में फर्क है। बिसाइड्स का मतलब होता है अगर एस लग जाए तो बन जाता है बिसाइड्स, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। उसके बाद बाय का मतलब मैंने एक और बताया था आपको, बाय का मतलब होता है किसी के द्वारा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। तो कोई चीज जब किसी पर्सन के द्वारा की जाती है तो आप बोलेंगे बाय। फॉर एग्जांपल, मेरे घर पे फ्लावर मुझे कोरियर किए किसने, पोस्टमैन ने, सो द फ्लावर्स वर डिलीवर्ड बाय अ पोस्टमैन। इसी तरह से मेरा माइक्रोवेव खराब हो गया था, किसने ठीक किया, मैकेनिक ने, सो माइक्रोवेव वाज फिक्स्ड बाय द मैकेनिक। इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव, ये आपके एग्जाम में ग्रामर में काफी अंडरस्टैंडिंग करेगा आपकी। पैसिव में हम बाय यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि मैं खत लिख रहा हूं, यानी आई एम राइटिंग ए लेटर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं खत मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो वो पैसिव वॉइस है, यानी अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, यानी द्वारा, द्वारा के लिए यूज करते हैं बाय। सो फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सेंड दिस पैकेज टू रशिया बाय कोरियर। जब कोई तरीका किसी काम का होता है तो मैंने आपको बताया था बाय यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पेमेंट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, पे बाय चेक, पे बाय क्रेडिट कार्ड,
इसी तरह से रशिया में अगर आपको कोरियर भेजना है तो आप भेजेंगे बाय कोरियर। कोरियर एक माध्यम है, सो मीन या मेथड या माध्यम उसके लिए बाय यूज करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं आई केम हेयर इन माई कार, मैं यहां पे अपनी गाड़ी में आया। आई केम हेयर इन माई कार, क्या ये सेंटेंस ठीक है? ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि मैं गाड़ी में आया हूं यहां पे, यानी गाड़ी माध्यम की तरह से यूज करी है मैंने, तो मैं बोलूंगा आई केम हेयर बाय माई कार। आई केम हेयर इन माई कार नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां गाड़ी मैंने माध्यम की तरह यूज करी है, और माध्यम को अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेयंस। मान लीजिए आप घर के बाहर निकलते हैं और घर के बाहर आपको कहीं जाना है किसी जरूरी पार्टी में, और आपको ऑटो नहीं मिल रहा। अब आपका दोस्त फोन किए जा रहा है कि भाई जल्दी पहुंचो, मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूं। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मेरे को कन्वेंस नहीं मिल रहा, यानी मुझे आने का माध्यम या साधन नहीं मिल रहा। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जिसको बोलते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑफ के कई मीनिंग होते हैं। एक तो अगर आपने नाउन वाला चैप्टर देख लिया होगा तो आपने देख लिया होगा, ऑफ दिखाता है का, की या के का स्वर, यानी पोजेशन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम का जूता, सो द शू ऑफ राम। राम का पंखा, द फैन ऑफ राम। राम की गाड़ी, द कार ऑफ राम। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑफ दिखाता है कोई किसी चीज की संपत्ति। फॉर एग्जाम्पल, किताब का पहला पन्ना, द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। खेल के रूल, द रूल्स ऑफ द गेम। मेरी बहन की फ्रेंड का बैग, द बैग ऑफ माई फ्रेंड सिस्टर। यानी अगर आपकी कोई संपत्ति है वो दिखाएगा ऑफ। का, की या के का स्वर आएगा ऑफ के अंदर। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अबाउट। अबाउट कहां कहां यूज करते हैं? अबाउट हम दिखाते हैं जब हम किसी चीज से रिलेटेड गुस्सा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा शेयर मार्केट में बहुत नुकसान हो गया और मैं इस चीज को लेके बहुत गुस्सा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम एंग्री अबाउट समथिंग। आप किसी चीज को लेकर गुस्सा होते हैं, सो यू आर एंग्री अबाउट समथिंग। आप अगर किसी चीज को लेके गुस्सा, अनॉय, एंग्री को अनॉय भी बोलते हैं या फ्यूरियस भी बोलते हैं, तो आप बोलेंगे अबाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, समाज में करप्शन फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मैं उसको लेके बहुत गुस्सा हूं, सो आई एम एंग्री अबाउट करप्शन। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को लेके उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, मान लीजिए आपके शहर में एक मेला लगने वाला है या आपके दोस्त का जन्मदिन आने वाला है, उसको लेके आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, उत्साहित हैं, तो आप बोलेंगे आई एम एक्साइटेड अबाउट समथिंग। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट माई फ्रेंड्स बर्थडे। आई एम एक्साइटेड अबाउट इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। आई एम एक्साइटेड अबाउट माई हॉलीडेज। इसी तरह अगर आप किसी चीज को लेके उदास हैं तो आप बोलेंगे आई एम वरीड अबाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेके दुखी हूं, आई एम वरीड अबाउट माई एग्जामिनेशन रिजल्ट। सो अबाउट हम यूज करते हैं किसी चीज में गुस्सा, किसी चीज से रिलेटेड एक्साइटमेंट या अपसेट दिखाने के लिए। और ये आपको बहुत ही अच्छे से इसमें फर्क करना आना चाहिए, क्योंकि आगे आगे मैं कुछ ऐसे प्रेपोजिशन बताऊंगा जो इन्हीं कंडीशंस में यूज करते हैं, लेकिन उनका यूज थोड़ा सा अलग होता है। अब देखते हैं एट का इस्तेमाल कहां करते हैं। एट का इस्तेमाल हम करते हैं अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं। एक बहुत कॉमन गलती बताता हूं। एक सेंटेंस है, आई एम गुड इन क्रिकेट। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने में अच्छे हैं, तो क्या आप ये बोल सकते हैं आई एम गुड इन क्रिकेट? नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे आई एम गुड एट क्रिकेट। जब आप किसी चीज में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे या ब्रिलियंट होते हैं, तो आप यूज करेंगे एट। फॉर एग्जाम्पल, दे आर एक्सीलेंट एट प्लानिंग फन पार्टीज। वो लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करने में बहुत अच्छे हैं। दे आर एक्सीलेंट एट प्लानिंग फन पार्टीज। आई एम गुड एट चेस। मैं शतरंज खेलने में बहुत अच्छा हूं, आई एम गुड एट चेस। ये एक बहुत कॉमन गलती है। और इसका उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए आप किसी चीज में बहुत बेकार है तो भी एट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है मैं चेस बहुत गंदा खेलता हूं, आई एम बैड एट चेस। मैं इतना घटिया खेलता हूं कि जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं एकदम होपलेस हूं, नाउम्मीद हूं, यानी आई एम होपलेस एट चेस। सो फॉर एग्जाम्पल, एक यहां सेंटेंस मैंने बनाया है, अनफॉर्चुनेटली आई एम होपलेस एट बीइंग ऑन टाइम। यानी मैं किसी जगह पे समय पे नहीं पहुंच पाता, मैं बहुत ही बुरा हूं उस चीज में। आप बोलेंगे आई एम होपलेस एट बीइंग ऑन टाइम। अब कुछ आपको रेडीमेड शब्द बताता हूं जो एग्जाम में आते हैं। इसमें बस आपको यह याद रखना है कि किसके साथ क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल, अकस्टम। अकस्टम का मतलब होता है ढल जाना।
किसी काम में ढल जाना, किसी काम के यूज टू हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अकस्टम्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। अकस्टम्ड के साथ लगता है ऑफ, और एक बहुत कॉमन गलती लोग क्या करते हैं, अकस्टम्ड के साथ लगा देते हैं टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको बोलना है कि आप रोज 15 घंटे काम कर सकते हो, आपका शरीर इस बात की परमिशन देता है कि आप 15 घंटे रोज काम कर सकते हो, तो आप बोलेंगे आई एम यूज टू वर्किंग 15 आवर्स डेली। लेकिन अगर आप ये बताने के लिए अकस्टम्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप बोलेंगे आई एम अकस्टम्ड ऑफ वर्किंग 15 आवर्स डेली। अकस्टम्ड के साथ लगाएंगे ऑफ और यूज्ड के साथ लगाएंगे टू। एक बहुत कॉमन गलती लोग करते हैं, अकस्टम्ड के साथ टू लगा देते हैं। दूसरा, एक्यूज्ड। एक्यूज मतलब किसी पे इल्जाम लगाना, एक्यूज्ड के साथ मैं लगाऊंगा ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, द मैन एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग वॉज सेंट टू जेल, यानी जिस व्यक्ति पर इल्जाम लगाया गया उसे जेल भेज दिया गया, एक्यूज्ड ऑफ। एक और बहुत कॉमन इसमें गलती करते हैं लोग, चार्ज्ड। कई बार लोग लिख देते हैं चार्ज्ड ऑफ। चार्ज्ड ऑफ का चार्ज मतलब अगर मैं किसी चीज पे चार्ज लगा रहा हूं यानी अगेन इल्जाम लगा रहा हूं, यानी एक्यूजेशन लगा रहा हूं, यानी उसे मैं एक्यूज कर रहा हूं। फर्क इतना है, चार्ज अगर मैं यूज करूंगा तो चार्ज के साथ ऑफ नहीं लगाऊंगा, चार्ज के साथ विद लगाऊंगा। सो इस सेंटेंस को आप ये भी बोल सकते हैं, द मैन चार्ज्ड विद स्टीलिंग वॉज सेंट टू जेल। एक्यूज्ड ऑफ या चार्ज्ड विद, दोनों का मतलब एक ही है। तो अलग अलग शब्द के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लगते हैं, ये आपको याद करने हैं और रिपीटेड अभ्यास करना है, तभी आप प्रेपोजिशंस में कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। इसी तरह से एक्वेंट, एक्वेंट के साथ लगता है विद। एक्वेंट का मतलब क्या होता है, एक्वेंट का मतलब होता है जान पहचान। अगर आपकी किसी पर्सन से जान पहचान हो जाती है तो वो आपका बन जाता है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस यानी जान पहचान का व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शहर में जा रहे हैं, आप अपने दोस्त को फोन करके कहते हैं क्या आपका बंबई में कोई एक्वेंटेंस है जिसके यहाँ मैं 2-3 दिन बिता सकता हूँ, यानी क्या आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति है जिसके घर पे मैं 2-3 दिन रुक सकता हूँ। एक्वेंटेंस मतलब आपका जान पहचान का व्यक्ति, और एक्वेंट करना मतलब किसी से यानी उससे जान पहचान बनाना। सो एक्वेंट के साथ शब्द लगता है हमेशा विद। चलिए अब ये बताइए, ये इसमें क्या आएगा, ही वॉज एक्यूज्ड या चार्ज्ड विद मर्डर। उस पर मर्डर का इल्जाम लगा दिया गया, क्या आएगा, एक्यूज्ड आएगा कि चार्ज्ड आएगा। अब ये कैसे डिसाइड करें, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, एक्यूज का मतलब भी होता है इल्जाम लगाना, चार्ज का मतलब भी होता है इल्जाम लगाना। लेकिन आपका क्लू क्या है, क्लू है विद। विद के साथ हमेशा चार्ज लगता है और एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, यानी अगर यहाँ पे विद के अलावा जगह ऑफ होता तो आंसर हो जाता एक्यूज्ड। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं ग्रामर के अंदर। देखिए आपका जो पेपर होगा उसमें एक क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं चाहिए, फिल इन द ब्लैंक सिर्फ ग्रामर ही होती है। अगर आपके ग्रामर अच्छी है तो फिल इन द ब्लैंक सिर्फ चुटकियों का खेल हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको। अगला प्रेपोजिशन है फॉर। फॉर हम यूज करते हैं जब हम कोई काम करते हैं किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि चलिए वॉक के लिए चलते हैं तो आप बोलेंगे लेट्स गो फॉर अ वॉक। इसमें कई गलतियां लोग ये करते हैं, कई लिखते हैं लेट्स गो ऑन अ वॉक, वॉक पे चलते हैं, कई बोलते हैं लेट्स गो टू अ वॉक, ये सब गलत है। आप बोलेंगे लेट्स गो फॉर अ वॉक। अगर आपको बोलना है चलिए तैरने चलते हैं, आप बोलेंगे लेट्स गो फॉर अ स्विम। इसी तरह ड्रिंक के लिए चलते हैं, सो आप पूछेंगे किसी से वुड यू लाइक टू कम ओवर फॉर अ ड्रिंक। इसी तरह से ब्रेकफास्ट, आई हैड कॉर्नफ्लेक्स फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैंने कॉर्नफ्लेक्स खाए ब्रेकफास्ट में, सो आप बोलेंगे आई हैड कॉर्नफ्लेक्स फॉर ब्रेकफास्ट। यू ऑलवेज हैव समथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच, फॉर डिनर। इसी तरह से फॉर अ ड्रिंक, फॉर अ वॉक। फॉर का एक इस्तेमाल और होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में, इसको बोलते हैं फॉर और सिंस। फॉर और सिंस काफी एक कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए, सो देखते हैं फॉर और सिंस में क्या फर्क है। दोनों ही दिखाते हैं टाइम, लेकिन किस तरह का टाइम उसमें फर्क आता है। फॉर हम यूज करते हैं समय जब हम नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, सेकंड्स में, मिनट्स में, घंटों में, दिनों में, महीनों में और सालों में, तब हम यूज करेंगे फॉर। फॉर एग्जाम्पल, उसने 7 मिनट तक अपनी सांस रोक ली, तो आप बोलेंगे ही हेल्ड हिज ब्रेथ फॉर 7 मिनट्स, क्योंकि मैंने मिनट काउंट कर लिए। इसी तरह से वो यहां 7 साल तक रह चुकी है,
सो 7 साल यानी फॉर। इसी तरह से ब्रिटिश और आयरिश के जो लोग हैं वो 7 सदियों से लड़ रहे हैं यानी फॉर 7 सेंचुरीज। तो जब आप चीजें काउंट कर लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि समय कितना है, 1 मिनट भी हो सकता है, 7 मिनट, 7 सदियां, लेकिन काउंट करना होना चाहिए तो फॉर यूज करेंगे। और सिंस हम यूज करते हैं एक स्पेसिफिक डेट या टाइम के साथ। एक आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं, कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं। अगर सिंस होगा तो कोई पास्ट का रेफरेंस होगा, वरना सिंस यूज नहीं करेंगे। अगर पास्ट का रेफरेंस है तो हम यूज करेंगे सिंस, और पास्ट का रेफरेंस जरूरी है सिंस लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वो यहां 1970 से काम कर रहा है या काम कर चुका है, सो ही हैज वर्कड हेयर सिंस 1970। यानी मान लीजिए ये मेरी टाइमलाइन है और ये है जहां मैं अभी हूं यानी प्रेजेंट, और ये है पास्ट भूतकाल, और ये है आने वाला फ्यूचर। मैं अभी प्रेजेंट में हूं, 1970 कहां है, पास्ट में, यानी पास्ट का रेफरेंस आपको मिल गया यानी सिंस। एक चीज बस इसमें इतनी याद रखनी है कि टाइम जब सिंस लगाऊंगा तो मेजर नहीं करूंगा, टाइम मैं फॉर में मेजर करूंगा, सिंस में मेजर नहीं करूंगा, और फॉर में टाइम मेजर करके लिखूंगा, सिंस में पास्ट का रेफरेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो 2:30 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब ये प्रेजेंट है और 2:30 बजे कब थे, पहले का टाइम है, तभी वो कह रहा है 2:30 बजे से इंतजार कर रही है, यानी पास्ट का रेफरेंस दे दिया तो यानी कि सिंस आएगा, क्योंकि मैंने इसमें टाइम गिन के नहीं बताया है। हाँ, अगर मैं ये बोलता कि वो मेरा 6 घंटे से इंतजार कर रही है यानी फॉर 6 आवर्स, क्योंकि मैंने टाइम गिन लिया है। लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम गिना नहीं है, मैंने सिर्फ ये बताया है वो कब से मेरा इंतजार कर रही है, पर गिना नहीं है, यानी पास्ट का रेफरेंस दे दिया पर गिना नहीं है। सो आंसर है सिंस। चलिए बताइए इनमें क्या आएगा आपके लिए अभ्यास। मैं 2 बजे से तुम्हारा वेट कर रहा हूं तो आएगा सिंस 2 PM, क्योंकि मैंने टाइम गिना नहीं है, सिर्फ पास्ट का रेफरेंस दे दिया है। मैं बंबई में 17 साल से रह रहा हूं, मैंने गिन लिया है टाइम, तो फॉर आएगा। मैं बंबई में 17 साल से रह रहा हूं, इसका लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता है 1991 से रह रहा हूं, लगभग 15-16 साल से रह रहा हूं। सो अब इसमें मैंने टाइम गिना नहीं है, सिर्फ पास्ट का रेफरेंस दिया है, तो होगा सिंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जब आपको कोई पास्ट का रेफरेंस दिखाना होता है, मैंने बताया पास्ट का रेफरेंस दिखाने के लिए क्या यूज करता हूं, सिंस। एक अंग्रेजी में शब्द होता है फ्रॉम, फ्रॉम भी पास्ट का रेफरेंस दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में मान लीजिए अगर आप 1990 से रह रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं दिल्ली में सिंस 1990 रह रहा हूं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं दिल्ली में फ्रॉम 1990 रह रहा हूं, दोनों ठीक है। तो दोनों में फिर फर्क क्या है, यानी अब फॉर को भूल जाइए, सिंस और फॉर में डिफरेंस करना आसान है, लेकिन सिंस और फ्रॉम में डिफरेंस कैसे करें, तो इसके लिए एक बड़ा ही आसान शॉर्टकट बताता हूं। सिंस का इस्तेमाल तब होगा जब मैं परफेक्ट टेंस यूज करूंगा, और परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है जिसमें हैज या हैव के साथ मैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाता हूं, उसे बोलते हैं परफेक्ट टेंस। फ्रॉम हमेशा नॉन परफेक्ट टेंस में यूज होता है, यानी ये देख लो कि टेंस किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला सेंटेंस देखो, ये एकदम गलत है। भारत 1932 से टेस्ट मैच खेल रहा है, क्या आप ये बोल सकते हैं इंडिया हैज बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम 1992? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये एक परफेक्ट टेंस है। और मुझे कैसे पता ये परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें लग गया हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो बीन है ये एक वर्ब होती है बी, उसका थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बीन, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म लग गया यानी परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में मैं यूज करूंगा सिंस, यानी यहां पे फ्रॉम नहीं लगेगा, यहां पे सिंस लगेगा। फ्रॉम कब लगेगा, आप ये बोल सकते हैं, आप परफेक्ट हटा दीजिए सेंटेंस में, आप सिंपल बोल दीजिए इंडिया इज प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम 1932। भारत 1932 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया इज प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम 1932, ये बिल्कुल ठीक है। नॉन परफेक्ट टेंस में फ्रॉम लगेगा, और परफेक्ट टेंस यानी कि हैज हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है तो उसमें सिंस लगेगा। अब कुछ और बने बनाए आपको रूल्स बताता हूं एग्जाम के लिए। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो उसके लिए या तो बोलिए फियर फ्रॉम या बोलिए अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड का मतलब भी होता है डर, और फियर का मतलब भी होता है डर। मान लीजिए अगर आपको कुत्तों से डर लगता है तो आप बोलेंगे आई फियर फ्रॉम डॉग्स, या फिर
आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो अफ्रेड के साथ ऑफ, फियर के साथ फ्रॉम। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपका सिर्फ प्रेपोजिशंस ही कवर नहीं हो रहा, आपका फ्रेजल वर्ब्स भी कवर हो रहा है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब वर्ब और प्रेपोजिशन से दोनों से मिलके बनते हैं, यानी पेयर से बनते हैं, और ये मैं आपको पेयर्स ही बता रहा हूं, यानी आपका 90% फ्रेजल वर्ब इसी में ही कवर हो रहा है। इसी तरह से एग्री के साथ लगता है टू। अगर आपको कोई आइडिया उसमें सहमति आपकी है, आप एग्री कर जाते हैं, तो यू ऑलवेज एग्री टू एन आइडिया। लेकिन एग्री के साथ विद लगाएंगे तो मतलब यू एग्री विद ए पर्सन। मान लीजिए किसी ने आपको एक सजेशन दिया कि आप रोज 100 रुपीज सेव करिए, 100 रुपीज जोड़िए, तो आप बोलेंगे आई लाइक योर आइडिया, मुझे आपका आइडिया पसंद है, यानी मैं एग्री करता हूं, आई एग्री टू योर आइडिया। लेकिन अगर आप उसे बोलते हैं कि मैं तुमसे सहमत हूं, तो आप बोलेंगे आई एग्री विद यू, यानी यू एग्री टू एन आइडिया बट यू एग्री विद अ पर्सन। पर्सन के साथ एग्री करना है तो विद, और किसी आइडिया के साथ एग्री करना है तो टू। इसी तरह से मान लो अगर आपको बोलना है कि मेरी टीचर मेरे से एग्री नहीं करती, तो आप बोलेंगे माई टीचर डज नॉट एग्री विद मी, या माई टीचर डज नॉट एग्री टू माई आइडिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग के साथ हमेशा लगता है टू। और आपको एक चीज याद रखनी है, अंग्रेजी में कभी भी आप ये मत बोलना अकॉर्डिंग टू मी, ये मैंने नाउन में भी कवर किया है, वैसे अकॉर्डिंग टू मी कुछ नहीं होता। अगर आपको बोलना है मेरे हिसाब से, मेरे विचार में, तो आप बोलिए अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन। अकॉर्डिंग के साथ आप लगा सकते हैं शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंपनी, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द स्कूल। लेकिन मेरे हिसाब से के लिए बोलेंगे इन माई ओपिनियन या इन माई व्यू। नाउ इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द जूरी, अकॉर्डिंग के साथ लगता है टू, या इन द ओपिनियन ऑफ भी आप लगा सकते हैं। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं इन द ओपिनियन ऑफ द जूरी, जूरी की नजर में। एडेप्टेड के साथ लगता है टू। फॉर एग्जाम्पल, आदमी नए एनवायरमेंट से बहुत जल्दी एडेप्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, सो मैन इजिली गेट्स एडेप्टेड टू न्यू एनवायरमेंट। अलोंग के साथ लगता है विद, मतलब साथ चलना। जैसे प्राइम मिनिस्टर अपने बाकी मंत्रियों के साथ संसद में गया, द प्राइम मिनिस्टर वॉक्ड इनटू द पार्लियामेंट, इसको आप क्या बोलेंगे, अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स। अलोंग विद मतलब साथ साथ। नेक्स्ट, एसोसिएटेड के साथ लगता है विद। एसोसिएटेड मतलब जब आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं। सो मैं इस कंपनी से एसोसिएटेड हूं बहुत लंबे समय से, आप बोलेंगे आई एम एसोसिएटेड विद दिस कंपनी। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो 3-4 बार आता है एग्जाम में, एवर्स के साथ लगता है टू। एवर्स का मतलब होता है किसी चीज से नफरत करना, बचना, कोई काम करने के लिए आतुरता ना दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे शराब पीना ना पसंद है, आप बोलेंगे आई एम एवर्स टू स्मोकिंग, यानी शराब को मैं ना पसंद करता हूं, मैं अनविलिंग हूं, मुझे ऑफर मत करो। आई एम एवर्स टू स्मोकिंग, यानी मेरा संकोच है। लेकिन अगर आप पसंद करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई लाइक ड्रिंकिंग। लेकिन अगर आपको नहीं है तो बोलिए आई एम एवर्स टू स्मोकिंग, आई एम एवर्स टू ड्रिंकिंग, आई एम एवर्स टू स्लीपिंग। नेक्स्ट, बिलीव के साथ हमेशा लगता है इन। जैसे कई लोग ये इसमें गलती करते हैं, अगर आपको भगवान में बहुत विश्वास है तो कई लोग बोलते हैं आई बिलीव ऑन गॉड। नहीं, आई बिलीव ऑन गॉड नहीं, आई बिलीव इन गॉड। आपके हमेशा जब भी विश्वास होगा, फेथ होगा, बिलीफ होगा, तो हमेशा इन समथिंग होगा। सो आई बिलीव इन गॉड। अगर आपको मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिसमें आप बहुत विश्वास करते हैं, तो आप बोलिए आई बिलीव इन यू। नेक्स्ट, बिलोंग के साथ लगता है टू। अगर कोई चीज आपकी है तो उसमें बिलोंग के साथ टू लगाएंगे। इसमें विद मत लगाना, विद एक बहुत कॉमन गलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई सूटकेस है, किसी ने आपसे पूछा ये सूटकेस किसको बिलोंग करता है, आप बोलिए ये सूटकेस मेरा है, सो दिस सूटकेस बिलोंग्स टू मी। भारत देश मेरा है, दिस कंट्री बिलोंग्स टू मी। यह देश हम सबका है, दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस। बिलोंग के साथ लगता है टू। क्लेवर के साथ लगता है एट। ये बहुत उसी तरह से है जिस तरह से गुड बताया था मैंने। अगर आप क्रिकेट खेलने में अच्छे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम गुड एट क्रिकेट। आप पेंटिंग करने में अच्छे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम गुड एट पेंटिंग। इसी तरह से क्लेवर के साथ भी लगता है एट। यहां पे क्लेवर का मतलब गुड ही है। अगर मान लीजिए आप
पेंटिंग करने में बहुत चतुर हैं, क्लेवर हैं, तो बोलेंगे आई एम क्लेवर एट पेंटिंग। इसी तरह से कॉन्ग्रेचुलेट के साथ लगता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ लगता है ऑन। आप हमेशा किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं किसी चीज के ऊपर। सो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। इसमें बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फॉर लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मेरा कोई दोस्त है क्लास में फर्स्ट आ गया, तो मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, शाबाशी दूंगा, उसे बधाइयां दूंगा। तो मैं ये नहीं बोल सकता आई कॉन्ग्रेचुलेटेड माई फ्रेंड फॉर हिज सक्सेस, नहीं, आई विल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ लगता है ऑन। इसी तरह से क्योर के साथ लगता है फॉर। जैसे क्योर मतलब होता है इलाज, तो साइंटिस्ट एड्स का इलाज सर्च कर रहे हैं, यानी द साइंटिस्ट आर फाइंडिंग ए क्योर फॉर एड्स। डिपेंड के साथ लगता है ऑन। मैं अगर किसी चीज पे डिपेंड हूं तो मैं हूं डिपेंड ऑन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश की जो एम्प्लॉयमेंट है वो इकोनॉमी पे डिपेंड है, सो आप बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। डेराइव्ड के साथ लगता है फ्रॉम। जैसे बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं जो इंग्लिश और ग्रीक से डेराइव हुए हैं, यानी दे आर डेराइव्ड फ्रॉम। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जो मैंने इकट्ठे किए एग्जाम से, डिटेल्स के साथ लगता है ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, इस नए बुक की मुझे डिटेल चाहिए, आई वॉन्ट द डिटेल्स ऑफ द बुक। डिफरेंट के साथ लगता है फ्रॉम, और इसमें बहुत कॉमन एरर है, बच्चे लगाते हैं देन। देन नहीं आएगा। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है और आपके दोस्त के पास भी गाड़ी है, और आप दोनों की गाड़ी बिल्कुल अलग अलग है, तो क्या आप अपने दोस्त को यह बोल सकते हैं कि माई कार इज डिफरेंट देन योर्स? नहीं, आप बोलेंगे माई कार इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। तो डिफरेंट के साथ एक बहुत कॉमन गलती है, लोग देन लगा देते हैं, देन नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। इसी तरह डिवाइड के साथ लगता है इनटू। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी सारी संपत्ति को डिवाइड कर दिया अपने बेटों में, यानी हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड गिवन टू द टू सन्स। सो अगर आप कोई चीज तोड़ते हैं, कोई चीज का विभाजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसके साथ शब्द लगता है इनटू। इसी तरह से ड्रीम यानी सपना देखना, ड्रीम के साथ लगता है ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि मैं फेल हो जाऊंगा एग्जाम में, तो आप बोलेंगे आई कुड नेवर ड्रीम ऑफ फेलिंग। फेमस के साथ लगता है फॉर, ये मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी चीज किसी चीज के लिए फेमस होती है। फॉर एग्जाम्पल, बनारस जो है वो अपने घाट्स के लिए फेमस है, सो बनारस इज फेमस फॉर इट्स घाट्स। इसी तरह से नोन के साथ भी फॉर लगता है। आप यहां फेमस की बजाय नोन भी लगा सकते हैं, यानी बनारस अपने घाट्स के लिए जाना जाता है। गुड एट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। इसी तरह से इग्नोरेंट के साथ लगता है ऑफ। इग्नोरेंट मतलब कोई चीज इग्नोर कर देना, एकदम मूर्खतापूर्ण हरकत करना, यानी उस चीज पे ध्यान ना देना। अगर आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देते तो आप हैं इग्नोरेंट व्यक्ति। तो फॉर एग्जाम्पल, बीइंग इग्नोरेंट ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ही इजिली फेल इनटू बैड हैबिट्स, यानी कि उसने परिणामों की परवाह नहीं की और वो एकदम इग्नोरेंट हो गया और बुरी आदतों में लग गया। सो ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी परिणामों के परिणाम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज को, तो वो कॉन्सिक्वेंसेज के एकदम इग्नोरेंट ऑफ था। इसी तरह से इंक्रीज के साथ लगता है इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, सो देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन समथिंग। इसी तरह से अगर किसी चीज में घटोती होगी तो आप बोलेंगे देयर इज अ डिक्रीज इन समथिंग। इसी तरह से इंसिस्ट के साथ लगता है ऑन। इंसिस्ट मतलब किसी को बार बार कुछ करने के लिए कहना, फोर्स करना। फॉर एग्जाम्पल, द शॉपकीपर कुड नॉट डिनाई व्हेन शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग लेटर, यानी कि जब उसने कस्टमर ने बोला कि मैं बाद में पैसा दूंगी, तो शॉपकीपर उसे मना नहीं कर पाया, क्योंकि वो क्या कर रही थी बार बार, शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग लेटर। तो इंसिस्टेड के साथ लगेगा ऑन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से इंटरेस्टेड के साथ लगता है इन। मान लीजिए अगर आप शतरंज खेलने में इंटरेस्टेड हैं, आप बोलेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन चेस। इंटरेस्टेड के साथ लगता है इन। लैक के साथ लगता है ऑफ। लैक ऑफ मतलब किसी चीज की कमी होना, जैसे पैसों की कमी होना, तो बोलेंगे लैक ऑफ मनी। लैक ऑफ की बजाय आप डिवॉइड ऑफ भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन के पास पैसा कम है, सो आप बोलोगे ही इज डिवॉइड ऑफ मनी।
इसी तरह फॉन्ड के साथ लगता है ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब किसी चीज को बहुत पसंद करना। मान लीजिए अगर आपको कोई 2 साल का बच्चा पसंद है, आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ हिम। आई एम फॉन्ड ऑफ हिम यानी मुझे वो बहुत पसंद है। फॉन्ड के साथ लगता है ऑफ। इसी तरह से एम के साथ हमेशा लगता है एट। आपको इसमें एक काफी बड़ी गलती बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं प्लीज एम ऑन द बर्ड, तो क्या ये ठीक है? यानी पक्षी के ऊपर निशाना लगाओ उसे मारने के लिए, प्लीज एम ऑन द बर्ड, तो ये गलत है। प्लीज एम एट द बर्ड। इस तरह से जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, इन्हें देखना इतना आसान नहीं है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है जो मैं समझा रहा हूं। लाफ के साथ लगता है एट। अगर आप किसी चीज पे किसी के ऊपर हंसते हैं, यू आर लाफिंग एट समवन। आप अगर भगवान पे हंस रहे हैं तो आप यू आर लाफिंग एट गॉड। अगर आप किसी आदमी पे हंस रहे हैं तो आप यू आर लाफिंग एट हिम। अगर मुझे बोलना है प्लीज मुझ पे मत हंसो, तो मैं बोलूंगा प्लीज डोंट मेक फन ऑफ मी या प्लीज डोंट लाफ एट मी। लिसन के साथ लगता है टू, तो प्लीज लिसन टू मी। कुछ और इंपॉर्टेंट, लुक एट। लुक के साथ लगता है एट, किसी चीज के ऊपर देखना। लुक के साथ ऑन नहीं लगाओगे। अगर आप किसी तस्वीर के ऊपर देख रहे हो तो आप बोलोगे आई एम लुकिंग एट द पिक्चर, आप ये नहीं बोलोगे आई एम लुकिंग ऑन द पिक्चर। इसी तरह से लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। जैसे मदर अपने बच्चे को क्या करती है? लुक आफ्टर। नर्स क्या करती है पेशेंट को? लुक आफ्टर। और एक है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब है कोई चीज ढूंढना। एक होता है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जाना, किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करना, किसी चीज की खोज करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिक्वेस्टेड द पुलिस कमिश्नर टू लुक इनटू द मैटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पुलिस वाला फाइल खोल के उसकी गहराई में जाएगा। ही विल लुक इनटू द मैटर। अब आते हैं कुछ पेयर्स के ऊपर जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन दोबारा बता देता हूं। बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, साइड में, लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू या के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, वो कुर्सी के साइड में बैठ गया, तो आप क्या बोलोगे? ही सैट बिसाइड्स द चेयर? नहीं, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। मैं बोल रहा हूं कि वो कुर्सी के साइड में बैठा है, यानी ही सैट बिसाइड द चेयर। इसी तरह से बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, किताबें पढ़ने के अलावा मुझे स्विमिंग भी पसंद है, तो आप बोलेंगे इन एडिशन टू रीडिंग बुक्स आई एंजॉय स्विमिंग एज वेल, या बिसाइड स्विमिंग आई एंजॉय रीडिंग एंड डांसिंग। मुझे स्विमिंग के अलावा पढ़ना और डांस करना भी अच्छा लगता है। सो के अलावा के लिए यूज करेंगे बिसाइड्स। अब ये बताइए यहां पे क्या आएगा? ये आपकी परीक्षा है। शी सैट बिसाइड या बिसाइड्स मी टू कंफर्ट मी। वो मेरे पास बैठ गई मुझे सांत्वना देने के लिए, तो वो मेरे साइड में बैठ गई, यानी बिसाइड। अब देखते हैं टिल, प्रेपोजिशन टिल। टिल का मतलब क्या होता है? टिल का मतलब होता है कोई एक्सटेंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए, यानी कोई काम कब तक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि दुकान तो 6 बजे तक खुली रहेगी, सो द ऑफिस विल रिमेन ओपन टिल 6। इसमें एक कॉमन मिस्टेक ये है, टिल की बजाय लोग टू लगा देते हैं। जैसे द ऑफिस विल रिमेन ओपन टू 6, ओपन टू 6 नहीं, ओपन टिल 6। और जहां जहां आप टिल लगा सकते हैं वहां वहां आप अनटिल भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है कि मैं आज रात 7 बजे तक खेलूंगा, तो आप बोल सकते हैं आई विल प्ले अनटिल 7 PM या आई विल प्ले टिल 7 PM। दोनों ठीक है, दोनों गलत नहीं है। फर्क सिर्फ स्पेलिंग में आता है। अनटिल में एक एल होता है सिर्फ, टिल में 2 एल होते हैं। अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अमंग और बिटवीन। ये हमेशा आता है और इसमें कई तरह की मिस्टेक लोग करते हैं। जनरली लोगों को लगता है कि बिटवीन 2 के लिए यूज होता है और अमंग 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है। ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। देखिए बिटवीन कहां यूज होता है। ये ठीक है कि अमंग 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है, 2 से कम के लिए यूज नहीं हो सकता, लेकिन बिटवीन 2 के लिए यूज होता है और 2 से ज्यादा के लिए भी यूज होता है। ये है डिफरेंस। फर्क सिर्फ इतना है, बिटवीन के अंदर जो भी चीजें आप कंपेयर कर रहे हो उनकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए। चलिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल सा। तुम्हें चाय और कॉफी के बीच में चुनना है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं यू हैव टू चूज अमंग टी एंड कॉफी? नहीं, क्योंकि टी और कॉफी कितनी चीजें हैं? 2। 2 के लिए तो सिर्फ बिटवीन ही यूज करूंगा,
अमंग तो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो इसमें अमंग की बजाय हो जाएगा बिटवीन। लेकिन अमंग दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिटवीन दो के लिए भी यूज होता है और दो से ज्यादा के लिए भी यूज होता है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। बिटवीन के अंदर जो भी चीजें हैं उनकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला सेंटेंस देखिए, बताइए क्या आएगा। देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन बिटवीन जापान अमेरिका एंड इंडिया, यानी जापान अमेरिका और इंडिया आपस में बातें कर रहे हैं। यहां पर तीन देश हैं, दो नहीं है, तीन है, दो से ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी बिटवीन आएगा। क्यों? क्योंकि जापान, अमेरिका और इंडिया, इनकी अलग अलग नाम लिख के इनकी पहचान बताई गई है, इनकी पर्सनैलिटी है। लेकिन अब नीचे वाला देखिए, देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन अमंग द वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों के बीच में वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है। यहां पर मैंने लिखा है वेस्टर्न कंट्रीज, ये वेस्टर्न कंट्रीज काफी सारे हैं, दो से ज्यादा हैं, लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में मुझे नहीं पता कौन कौन से कंट्री हैं, ना तो उनके नाम लिखे, ना उनकी पर्सनैलिटी है कोई, मुझे नहीं पता कौन से कंट्री हैं, यानी पर्सनैलिटी नहीं बताई, यानी अमंग। जब दो से ज्यादा में, याद रखिए, दो से ज्यादा में अगर पर्सनैलिटी है तो बिटवीन, और पर्सनैलिटी नहीं है तो अमंग। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। 10 ड्रेसेस हैं जिनमें से मुझे चूज करनी पड़ेगी अपनी ड्रेस, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव टू डिसाइड अमंग द 10 ड्रेसेस, या आई हैव टू डिसाइड बिटवीन द 10 ड्रेसेस। अब ये 10 ड्रेस हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये 10 ड्रेस कौन कौन सी हैं, इनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, यानी अमंग बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से मुझे 4 अम्ब्रेला हैं, 4 अम्ब्रेला मुझे उनमें डिसाइड करना है कि कौन सा खरीदूं। 4 अम्ब्रेला कौन कौन से हैं? एक ब्लू अम्ब्रेला, एक ब्लैक अम्ब्रेला, एक लाल रंग का और एक क्रीम कलर का अम्ब्रेला है। अब यहाँ पे क्या बिटवीन आएगा या अमंग आएगा? ये चारों अम्ब्रेला अलग अलग करके मैंने लिखे हैं, ब्लू अम्ब्रेला, ब्लैक अम्ब्रेला, रेड अम्ब्रेला और क्रीम अम्ब्रेला, यानी चारों छतरियां जो हैं, चारों की पर्सनैलिटी है, चारों अलग अलग करके मैंने बताई हैं, चारों की स्पेसिफिक कोई खास पहचान है कि ये वाला ब्लू अम्ब्रेला है, ये वाला ब्लैक अम्ब्रेला है, ये वाला रेड अम्ब्रेला है, यानी मैं यूज करूंगा बिटवीन। एक बात याद रखनी है आपको, चाहे मैं बिटवीन यूज करूं, चाहे मैं अमंग यूज करूं, ये दोनों काउंटेबल चीजों के लिए यूज होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले वाले सेंटेंस में जो छतरी है मैं उन्हें आराम से गिन सकता हूं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मैं क्या करूंगा? अगर आप अनकाउंटेबल नाउन नहीं जानते तो पहले मेरा नाउन्स वाला वीडियो देखिए, अनकाउंटेबल नाउन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जिन्हें मैं गिन नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, ज्ञान, क्या मैं ज्ञान को गिन सकता हूं? नहीं गिन सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें मैं गिन नहीं सकता, उनमें मैं यूज करता हूं अमिड। ना मैं बिटवीन यूज करूंगा, ना मैं अमंग यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा अमिड। फॉर एग्जाम्पल, चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी, लेकिन उस अफरा तफरी के बीच में भी थोड़ी सी शांति थी, तो आप बोलेंगे देयर इज पीस अमिड केओस। केओस मतलब अफरा तफरी, पीस मतलब शांति, और शांति फैली हुई थी हर तरफ अफरा तफरी के बीच में, तो देयर इज पीस अमिड केओस। इसी तरह से हर तरफ नाकामी है, ना उम्मीद है, लेकिन उसके बीच में भी कुछ उम्मीद है। अब ये होप क्या है? होप अनकाउंटेबल नाउन है, आप उम्मीद को गिन नहीं सकते कि कितनी उम्मीद, और डेस्पेयर को भी गिन नहीं सकते। इसी तरह शांति को भी आप गिन नहीं सकते और अफरा तफरी को भी गिन नहीं सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन है ये सारे, इसलिए यूज करूंगा अमिड। इनमें मैं ये नहीं बोल सकता देयर इज होप बिटवीन डिस्पेयर, गलत है। इसी तरह से मैं ये भी नहीं बोल सकता देयर इज होप अमंग डिस्पेयर, वो भी गलत है। इसी तरह से देयर इज पीस अमंग केओस, ये भी गलत है। सो अनकाउंटेबल नाउन में यूज करूंगा अमिड। अब देखते हैं ऑफ और ऑफ में क्या फर्क होता है। ऑफ और ऑफ, ऑफ तो मैं बता चुका हूं, ऑफ का मतलब होता है का, की या के, लेकिन जो ओ डबल एफ है ये दिखाता है अलगाव या सेपरेशन। जब दो चीजें एक दूसरे से दूर होती हैं तो हम यूज करते हैं ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने उसका हाथ काट डाला, दे कट ऑफ हर हैंड, क्योंकि ये शरीर है, शरीर से हाथ कट के अलग हो गया, अलग होने के सेंस में यूज करते हैं ऑफ। इसी तरह से ही टुक ऑफ हिज हेड, द फ्लाइट टुक ऑफ द रनवे, यानी जो फ्लाइट है एरोप्लेन वो रनवे से एकदम ऊपर उड़ गया, यानी रनवे के ऊपर प्लेन उड़ रहा था और ये ऊपर की तरफ उड़ गया, यानी अलग हो गया, सो टुक ऑफ। अब देखते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग हम यूज करते हैं अंतराल दिखाने के लिए, यानी जब कोई चीज हो रही थी
उस वक्त क्या हो रहा था, तब हम यूज करते हैं ड्यूरिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब क्लास चल रही थी तो मैं सो रहा था, यानी क्लास यहां पे स्टार्ट हुई और यहां तक चली और इस दौरान मैं सो रहा था, तो ड्यूरिंग को बोलते हैं दौरान। सो आप बोलेंगे आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द क्लास। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये शब्द हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन टू यूज करते हैं, देन यूज नहीं करते, ये एक कॉमन गलती है। जैसे शब्द है प्रेफर, प्रेफरेबल और प्रेफर्ड, इनके साथ यूज करते हैं प्रेपोजिशन टू। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास स्विमिंग है और रनिंग है, दो चीजें हैं, आप स्विमिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप क्या ये बोल सकते हैं आई प्रेफर स्विमिंग देन रनिंग? नहीं, आप बोलेंगे आई प्रेफर स्विमिंग टू रनिंग। प्रेफर, प्रेफरेबल और प्रेफर्ड शब्द के साथ हम यूज करते हैं टू, ना कि देन। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। फर्क सिर्फ इतना है, दोनों का मतलब होता है बावजूद। हिंदी में बोलते हैं बावजूद। मान लीजिए अगर मुझे बोलना है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं पास नहीं हो पाया, तो मैं बोलूंगा इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड आई फेल्ड इन द एग्जाम, या फिर डेस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड आई फेल्ड इन द एग्जाम। फर्क इतना है, इन स्पाइट के साथ लगता है ऑफ और डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखिए, डेस्पाइट ऑफ बैड वेदर ही वेंट टू स्कूल। बुरे मौसम के बावजूद वो स्कूल गया। सो क्या ये सेंटेंस ठीक है? ये गलत है, क्योंकि इसमें डेस्पाइट के बाद ऑफ लगा दिया। इसको ठीक करने के दो तरीके हैं, डेस्पाइट को चेंज कर दो इन स्पाइट में, तो या तो आप बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर ही वेंट टू स्कूल, या फिर बोलेंगे डेस्पाइट बैड वेदर ही वेंट टू स्कूल। सेम डिफरेंस है कंसिस्ट और कंप्राइज शब्दों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कंसिस्ट और कंप्राइज दोनों का मतलब होता है किसी चीज में किसी चीज का होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में 3 कमरे हैं, तो मैं बोलूंगा दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज 3 रूम्स, या दिस बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3 रूम्स। तो कंप्राइज और कंसिस्ट में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है, कंसिस्ट के बाद हमेशा लगता है ऑफ, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगता, बस सिर्फ इतना फर्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो आप बोलेंगे द क्लासरूम कंप्राइजेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स। क्या ये ठीक है? नहीं, कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं लगता। तो इसको ठीक करने के दो तरीके हैं, द क्लासरूम कंप्राइजेज 20 स्टूडेंट्स या द क्लासरूम कंसिस्ट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ऑन और ऑन टू। दोनों का मतलब ये होता है ऊपर, पर, लेकिन फर्क है। ऑन टू हम यूज करते हैं मोशन के लिए, जहां पे कोई चीज हिलती है, और ऑन हम यूज करते हैं स्टैटिक चीजों के लिए, रुकी हुई चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो यानी कि रखी है, मूव नहीं कर रही है, कोई भी इसमें मूवमेंट का भाव आ ही नहीं रहा है, यानी मैं यूज करूंगा ऑन, क्योंकि रुकी हुई है, स्टैटिक है। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि वो पेड़ पे चढ़ गया, सो पेड़ पे चढ़ा यानी उसने मूवमेंट करी, उसने हरकत करी, वो चला, वो ऊपर की तरफ उसने मूवमेंट की, यानी मोशन का भाव आ रहा है, यानी ही क्लाइंब्ड ऑन टू द ट्री। यहां मैं ये नहीं बोलूंगा ही क्लाइंब्ड ऑन टू द ट्री, ही क्लाइंब्ड ऑन टू द ट्री। दूसरा, जहां जहां ऑन टू लग सकता है वहां वहां अपॉन भी लग सकता है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ही क्लाइंब्ड अपॉन द ट्री, ये भी गलत नहीं है। सेम डिफरेंस है इन और इनटू के बीच में। इनटू वहां लगता है जहां पे कोई हरकत होती है, मोशन होता है, मूवमेंट होता है, और इन लगता है स्टैटिक चीज के लिए। जैसे उसने चाबी कुएं में फेंक दी। अब उसने अगर चाबी कुएं में फेंक दी, यानी उसने कोई मोशन किया, कोई हरकत करी, चाबी नीचे गई, उसमें मूवमेंट हुई, सो आप बोलेंगे ही थ्रू द की इनटू द वेल। लेकिन अगर मैं बोलता हूं चाबी घर के अंदर रखी है, यानी वो बिल्कुल अंदर रखी है, कोई हिल नहीं रही है, बिल्कुल उसमें स्टैटिक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सो आप बोलेंगे द की इज इन द हाउस। अगला डिफरेंस है इन और इनसाइड के बीच में। दोनों का ही मतलब होता है अंदर, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो ये, इन हम यूज करते हैं जनरल सेंस में, लेकिन इनसाइड हम यूज करते हैं खास तौर पे तब कहने के लिए जब कोई सीमाएं होती है और उनके बीच में हमें रहना होता है, यानी बाउंड्रीज के बीच में जब हमें रहना होता है तब यूज करते हैं इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं स्टैंड इन ए सर्कल, यानी सर्कल में खड़े हो जाओ,
सो आप कैसे खड़े होंगे, ये सर्कल है और मान लीजिए आप 5 लोग हैं तो आप ऐसे खड़े हो जाएंगे घेरा बना के, 1 2 3 4 5 सर्कल के बाउंड्रीज पे आप खड़े हो जाएंगे, यानी स्टैंड इन ए सर्कल, यानी सर्कल बना के खड़े हो जाओ, एक घेरा बना के खड़े हो जाओ। लेकिन अगर मैं बोलता हूं स्टैंड इनसाइड ए सर्कल, इसका मतलब ये है आप ये सर्कल है और आप यहां सर्कल की सीमाओं के बीच में खड़े हो जाएंगे, यानी आप सर्कल की सीमाओं के अंदर हैं, ऊपर नहीं है। सो स्टैंड इन ए सर्कल मतलब घेरा बना के खड़े हो जाओ, और स्टैंड इनसाइड ए सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर खड़े हो जाओ, एक सर्कल की सीमाओं के अंदर खड़े हो जाओ, बाउंड्रीज के अंदर खड़े हो जाओ। ये फर्क है इन और इनसाइड के बीच, वरना इन और इनसाइड जनरली सेम तौर पे यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई गेट पे खड़ा है, आप बोल सकते हैं कम इनसाइड, बिल्कुल ठीक है। आप कम इन भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक है। अब देखते हैं डाई ऑफ और डाई फ्रॉम में क्या फर्क है। अगर आप किसी बीमारी से मरते हैं तो आप बोलेंगे डाई ऑफ, और अगर आप किसी कारण से मरते हैं, बीमारी से नहीं, तो आप बोलेंगे फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, उसकी मृत्यु कैंसर से हो गई, कैंसर एक रोग होता है, सो ही डाइड ऑफ कैंसर। लेकिन उसकी मृत्यु प्यास से हो गई, बेचारे को पानी नहीं मिला। अब यहाँ पे थर्स्ट क्या होती है, प्यास, प्यास कोई रोग नहीं है, आप बोलेंगे ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट। सो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई डेंगू से मरता है तो आप बोलेंगे ही डाइड ऑफ डेंगू, क्योंकि डेंगू एक रोग है। इसी तरह से ही डाइड ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब जब कोई काम होने ही वाला है तो बोलते हैं अबाउट टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नया लेसन स्टार्ट करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, या आई एम अबाउट टू स्टार्टिंग अ न्यू लेसन, कौन सा ठीक है। तो याद रखिए, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है, अबाउट टू के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता, यानी सिर्फ वर्ब लगेगी, आईएनजी नहीं लगेगा। सो सही आंसर क्या है, आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन या स्टार्टिंग अ न्यू लेसन। आंसर है आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई नेता है और वो स्पीच देने वाला है, भाषण देने ही वाला है, तो मैं बोलूंगा ही इज अबाउट टू डिलीवर ए स्पीच। मैं ये नहीं बोलूंगा ही इज अबाउट टू डिलीवरिंग अ स्पीच। चलिए ये बताइए इसमें क्या आएगा, आई एम यूज टू प्ले क्रिकेट या आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। मैं काफी यूज टू हूं, यूज टू मतलब मुझे आदत है क्रिकेट खेलने की। सो आई एम यूज टू प्ले क्रिकेट, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। याद रखिए, यूज टू के साथ हमेशा लगेगा वर्ब प्लस आईएनजी, यानी आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड ए नॉवल टुडे या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग ए नॉवल टुडे। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है मैं कोई काम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं, आज मैं एक नॉवल पढ़ना चाहता हूं, एक किताब पढ़ना चाहता हूं। सो क्या बोलेंगे आप, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड ए नॉवल टुडे या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग ए नॉवल टुडे। तो हमेशा याद रखिए, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हमेशा लगता है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी आंसर है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग ए नॉवल टुडे। चलिए ये बताइए इसमें क्या आएगा, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक हूं, बहुत ज्यादा आतुर हूं, बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो आंसर होगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इन सारे शब्दों के आगे टू नहीं लगेगा, और बहुत ज्यादा गलती करते हैं लोग, टू लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं कि मैंने उसे कहा, तो आप क्या बोलेंगे, आई टोल्ड हिम या आई टोल्ड टू हिम। तो जो वर्ब है टोल्ड, ये किससे बना, टेल, और टेल एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद कभी भी टू नहीं लगता। तो आप बोलेंगे मैंने उसे कहा, आई टोल्ड हिम। इसी तरह से ये जितने भी शब्द हैं इनके आगे टू किसी के आगे भी नहीं लगेगा। इन शब्द पे नजर मारते हैं, एडवाइस करना, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने उसे एडवाइस किया, आई एडवाइज्ड हिम या एडवाइज्ड टू हिम। आप बोलेंगे आई एडवाइज्ड हिम, टू नहीं लगेगा। बेग, आस्क, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट। इसी तरह से एक बहुत कॉमन गलती लोग करते हैं, लोग कहते हैं आई रिक्वेस्टेड टू हिम, नहीं, यू रिक्वेस्टेड हिम, नॉट रिक्वेस्टेड टू हिम। इन्फॉर्म, थैंक, वेलकम, वॉर्न, फॉरबिड, ऑर्डर, रिमांड, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉम्प्लीमेंट, इनमें टू नहीं लगेगा। मैं चाहूंगा ये जितने भी वर्ब हैं इनको आप अच्छे से लिख लें, याद कर लें और इनकी प्रैक्टिस करें, इनमें अपने खुद के सेंटेंस बनाएं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
सो आप अब खुद चूज करके मुझे बता सकते हैं इनमें क्या आएगा, आई एडवाइज्ड हिम या आई एडवाइज्ड टू हिम, तो आंसर है आई एडवाइज्ड हिम। आई रिक्वेस्टेड हिम या आई रिक्वेस्टेड टू हिम, आंसर है आई रिक्वेस्टेड हिम। उसका बिल्कुल उल्टा है, इनके साथ टू लगेगा। से, सजेस्ट, प्रोपोज, रिप्लाई, स्पीक, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, रिपोर्ट, प्रे और डिस्क्राइब, इन सारे शब्दों के आगे टू लगेगा। तो मान लीजिए अगर आपको बोलना है कि मैंने उसे रिप्लाई कर दिया था, तो आप बोलेंगे आई रिप्लाइड टू हिम। मैंने उसे कंप्लेन की, आई कंप्लेन टू हिम। मैंने उसे प्रोपोज किया, आई प्रोपोज्ड टू हर। मैंने उसे सजेस्ट किया, आई सजेस्टेड टू हिम। देखिए सजेस्ट मतलब होता है किसी को एडवाइस देना, लेकिन अगर एडवाइस शब्द यूज करेंगे तो आप लिखेंगे आई एडवाइज्ड हिम, लेकिन सजेस्ट लिखेंगे तो लिखेंगे आई सजेस्टेड टू हिम। ये खूबसूरती है इंग्लिश भाषा की, कहीं पे टू लगता है, कहीं पे टू नहीं लगता। सजेस्ट एक ऐसी वर्ब है इसके आगे टू हमेशा लगता है, एडवाइस के साथ टू नहीं लगता, लेकिन मतलब दोनों का सेम है। अब कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना, और एग्जाम में ये बहुत फेवरेट माने जाते हैं, क्योंकि इनमें क्वेश्चन जब आता है तो उसमें कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगा के दे देते हैं, और ये देखने इतने आसान नहीं है, इसलिए ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये वर्ब्स खासकर एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, कम से कम 6 बार हर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने इनकी कलेक्शन बना ली है एक जगह पे, और आप इनको डायरेक्ट रेडीमेड कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ ये मैं। स्ट्रेस, किसी चीज पे जोर देना। इन्वेस्टिगेट, कंसिडर, रेजिस्ट, एंटर, डिस्कस, डिस्क्राइब। डिस्कस और डिस्क्राइब हर दूसरे साल रिपीट होता है। ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, डायरेक्ट और ज्वाइन। इन वर्ब, इन क्रियाओं के साथ अगर ये शब्द मैं क्रिया की तरह यूज कर रहा हूं तो इनके साथ आप प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखो, ही रिजेंबल विद हिज फादर, यानी वो अपने पिता से मिलता है, उसकी शक्ल मिलती है। क्या आप ऐसे बोल सकते हो ही रिजेंबल्स विद हिज फादर? ये गलत है। रिजेंबल के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, तो आप लिखेंगे ही रिजेंबल हिज फादर। सिंपल, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह से उसने मेरे ऊपर अटैक करा अपनी अभद्र भाषा से, सो आप क्या बोलेंगे, शी अटैक्ड ऑन मी या शी अटैक्ड मी? अटैक एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता, तो आंसर है शी अटैक्ड मी। इस तरह से कोई भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। अब कुछ प्रेपोजिशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये मैंने पिछले 10 साल के जो पेपर हैं उनसे निकाले हैं क्वेश्चन, और ये शॉर्ट यही रिपीट होंगे। इनमें आपको ये भी पता चलेगा आपने प्रेपोजिशन कितना सीखा है। चैप्टर खत्म हो चुका है, पूरा प्रेपोजिशन अच्छे से कवर हो चुका है, अब बात बची है प्रैक्टिस की। तो करते हैं कुछ अभ्यास। तो जब भी मैं, अब जैसे मैंने ये दिखाया आपको तुरंत पॉज करना है, पहले खुद अटेम्प्ट करना है, नहीं कर सके तो फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुननी है। सबसे पहले, डोंट बी सो हार्ड टू योर सेल्फ, योर कमिटमेंट टूवर्ड्स योर वर्क इज सीन बाय ऑल। ये जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं सारे गलत हैं, इनको ठीक करना है। अब देखिए, डोंट बी सो हार्ड टू योर सेल्फ मतलब मैं किसी को कह रहा हूं अपने आप को दोष मत दो, अपने आप पे इतना अपने आप से हार्ड, अपने आप से नाराज मत हो। तुम्हारा जो काम के प्रति कमिटमेंट है वो सब अप्रिशिएट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने आप से नफरत मत करो, अपने आप से इतना नाराज मत हो। उसको हम बोलते हैं डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, ना कि डोंट बी सो हार्ड टू योर सेल्फ। सो आंसर है डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। अगला, द स्नेक वॉज किल्ड बाय अ स्टोन, स्नेक को पत्थर से मार दिया गया। सो बाय अ स्टोन नहीं, विद अ स्टोन। जिस चीज से मारा जाता है उसके लिए विद यूज करते हैं, और जो व्यक्ति मारता है तो बाय यूज करेंगे। शी एम्ड एट द बर्ड, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। जब भी आप पक्षी पे निशाना लगाते हैं सो हमेशा एट द बर्ड लगाते हैं। वी वॉक्ड टिल द एज ऑफ द रिवर, देखिए टिल हमेशा टाइम के लिए आता है। मैं बोल रहा हूं कि मैं नदी के किनारे तक गया, यानी मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो यहां पे टिल नहीं आएगा, यहां आएगा एज फार एज। वी वॉक्ड एज फार एज द एज ऑफ द रिवर, यानी हम नदी के किनारे तक गए एज फार एज। नेक्स्ट, गिटार बजाने में मैं बहुत बुरा हूं, एकदम होपलेस हूं, एकदम नाउमीद हूं। सो जब आप किसी चीज में अच्छे होते हैं, होपलेस होते हैं, बैड होते हैं, हमेशा किसी चीज पे होते हैं, हमेशा एट होते हैं। अगर आप गिटार बजाने में अच्छे हैं, यू आर गुड एट गिटार। अगर आप बैड हैं, यू आर बैड एट गिटार। आप होपलेस हैं, यू आर होपलेस एट गिटार। अगला सवाल, ही वॉज वेरी गुड विद माई ब्रदर अंकित वेन ही हैड विजिटेड अस ड्यूरिंग द हॉलीडेज, वो मेरे भाई अंकित से उसने बहुत अच्छा बर्ताव किया जब वो छुट्टियों में हमसे मिलने आया था।
देखिए, जब भी आप किसी पर्सन से बहुत अच्छे होते हैं, यू आर ऑलवेज गुड टू अ पर्सन, नॉट विद अ पर्सन। तो यहाँ पे विद गलत है, यहाँ पे आप लिखेंगे वो पर्सन मेरे भाई से बहुत अच्छा था, ही वॉज वेरी गुड टू माई ब्रदर अंकित, ना कि विद माई ब्रदर अंकित। मान लीजिए आप किसी पर्सन को बोलते हैं कि प्लीज मुझसे अच्छा बर्ताव कीजिए, सो आप बोलेंगे प्लीज बी गुड टू मी। आप ये नहीं बोलेंगे प्लीज बी गुड विद मी, आप बोलेंगे प्लीज बी नाइस टू मी, प्लीज बी गुड टू मी। तो गुड, नाइस इन सब के साथ लगता है टू, ना कि विद। अगला सवाल, अगर आप अपने काम में बिजी हो तो मैं आपको बाद में कॉल कर लेता हूं। इफ यू आर बिजी इन योर वर्क देन आई कैन कॉल यू लेटर। क्या गलती है इसमें? आज जब भी आप काम में बिजी होते हैं तो आप हमेशा बोलते हैं बिजी विद द वर्क, नॉट बिजी इन द वर्क। सो आप बोलेंगे इफ यू आर बिजी विद योर वर्क देन आई कैन कॉल यू लेटर। यू आर ऑलवेज बिजी विद समथिंग। इसी तरह से मेरी घड़ी में 2:30 बजे हैं। इट इज 2:30 इन माई वॉच। वॉच मतलब घड़ी। वॉच और क्लॉक में यह फर्क होता है, वॉच होती है कलाई पे पहनने वाली घड़ी और क्लॉक को होती है दीवार घड़ी, वॉच होती है कलाई पे पहनने वाली घड़ी। अब आप इसमें बोल रहे हैं कलाई की घड़ी में 2:30 बजे हैं। याद रखिए, जब भी आप बोलते हैं घड़ी में टाइम हुआ है, हमेशा आप यूज़ करते हैं बाय माई वॉच, ना कि इन माई वॉच। सो इसको आप बोलेंगे इट इज़ 2:30 बाय माई वॉच। अगला सवाल, अर्थ का जो वातावरण है उसमें 3 लेयर होते हैं। तो आप जानते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब लेयर होते हैं। सो अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स। कंप्राइजेज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, तो इसमें गलती क्या है? ऑफ लगा दिया है। इसको ठीक करने का एक तरीका और है, कंप्राइजेज को चेंज कर दीजिए कंसिस्ट में, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है। उसने 4 दिन की छुट्टी ले ली, ही टुक लीव ऑफ 4 days। इसमें गलती यह है, जब भी आप कितने दिन की छुट्टी लेते हैं तो ऑफ नहीं लेते, हमेशा फॉर लेते हैं। कोई भी काम करने का जो रीजन होता है वो उसमें फॉर यूज होता है। सो ही टुक लीव फॉर 4 days। नेक्स्ट, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर एंड वेल विशर। बच्चों को हमेशा अपने बड़ों की एडवाइस सुननी चाहिए। सो लिसन एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हमेशा लगता है टू, ये हम देख चुके हैं। तो इसका आंसर होगा चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। अगला, नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स। कोई भी मना नहीं कर रहा कि मेरे आइडिया और आपके आइडिया डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट के साथ कभी भी देन नहीं लगता, डिफरेंट के साथ लगता है फ्रॉम। सो आंसर है नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। कुछ और अभ्यास करते हैं। इट वॉज आई हु वॉज रेस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द वेडिंग। यह मैं था जिसके ऊपर शादी के सारे अरेंजमेंट करने का जिम्मेवारी था। देखिए, जब भी आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी चीज की, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, नॉट ऑफ समथिंग। सो यहां ऑफ को चेंज कर दीजिए फॉर में। इसी तरह से रवि ने अपने फ्रेंड को कहा कि गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। सो रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता। सो आंसर है रवि टोल्ड हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। नेक्स्ट, वन मस्ट ऑलवेज पे विद हिज डेबिट कार्ड एंड नॉट क्रेडिट कार्ड। पे के साथ हमेशा आता है बाय। जब आप किसी चीज को किसी तरह से करते हैं तो उसके लिए बाय यूज करते हैं। सो वन मस्ट ऑलवेज पे बाय हिज डेबिट कार्ड एंड नॉट क्रेडिट कार्ड। आवर टीचर एम्फसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। हमारे टीचर ने हमें कहा, जोर दिया कि हमेशा सही ग्रामर यूज करनी चाहिए। सो इसमें आप क्या क्या गलती निकाल सकते हैं? जब भी आप किसी चीज पर जोर देते हैं तो एम्फसाइज एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है। सो इसका आंसर होगा आवर टीचर एम्फसाइज्ड द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। ऑन की जरूरत नहीं है। ओपनिंग सेरेमनी के समय, ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। जब थिएटर की ओपनिंग सेरेमनी हुई तो एक बहुत बड़ी क्राउड इकट्ठा हो गई थी। इसमें जब आप भी बोलते हैं कि किसी समय के वक्त, तो हमेशा बोलते हैं एट द टाइम, ना कि ऑन द टाइम। मान लीजिए आप बोलते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ उस वक्त मेरा वजन 1 किलो था, तो आप बोलेंगे एट द टाइम ऑफ माई बर्थ, ना कि ऑन द टाइम ऑफ माई बर्थ। अगला सवाल, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। उसके जो संस्कार हैं उनमें कमी आ गई है, इस वजह से उसके माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो डिक्लाइन के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, डिक्लाइन के साथ लगता है इन। देयर इज ऑलवेज अ डिक्लाइन या राइज इन समथिंग। Decline in his moral values has caused a lot of pain to his parents. Without thinking for a moment, he entrusted me
इन ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। बिना एक मोमेंट समझे उसने मुझ पे इतना ज़्यादा भरोसा दिखा दिया और मुझे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। इसको कैसे ठीक करोगे? जब भी आप किसी में ट्रस्ट दिखाते हैं तो एंड ट्रस्ट जो शब्द है इसके साथ हमेशा लगता है विद। सो इसका आंसर है विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही एंट्रस्टेड मी विद ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सुधा फेल इन वेल एंड नोबडी ट्राई टू सेव हर। सुधा कुएं में गिर गई और किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। अब देखिए, सुधा कुएं में गिरी मतलब मूवमेंट हुई। मूवमेंट के लिए इन यूज नहीं करते, मूवमेंट के लिए इनटू यूज करते हैं। सो सुधा फेल इनटू द वेल। और आखिरी, आई प्रेफर कॉफी देन टी। मैं कॉफी पसंद करता हूं चाय की बजाय। प्रेफर के साथ देन नहीं लगता, प्रेफर के साथ टू लगता है। सो आई प्रेफर कॉफी टू टी। सुरेश अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है। सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। तो अगेन, बिजी आप काम में होते हैं तो बिजी इन नहीं होते, बिजी विद होते हैं। सुरेश इज बिजी विद हिज वर्क। वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते वक्त एक बूढ़ा आदमी बस से कुचला गया। सो वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाय अ बस। जब भी कुचलना होता है उसके लिए रन आउट नहीं होता, रन ओवर होता है। एम्फीबियंस पानी में भी जी सकते हैं और जमीन पे भी जी सकते हैं, ठीक है, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं, जैसे मेंढक। सो एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लैंड के आगे मैंने प्रेपोजिशन नहीं लगाया तो यहां लगाऊंगा ऑन लैंड। यानी एम्फीबियंस पानी में भी जी सकते हैं और धरती पर भी जी सकते हैं। तो धरती के लिए धरती के सतह पे रहते हैं, यानी ऑन आएगा, तो यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा ऑन। मेरी मदर को बहुत शौक है अलग अलग तरह के पकवान बनाने का। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस। अब देखिए, फॉन्ड ऑफ में दो एफ नहीं आते, एक ही एफ आता है, तो आंसर है फॉन्ड ऑफ। आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। हमारे टीचर स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट नहीं, कैन नॉट कंट्रोल द स्टूडेंट, ऑन की जरूरत नहीं है, कंट्रोल वर्ब के साथ ऑन नहीं आएगा। द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 hours। लॉयर कैदी का इंतजार कर रहा है 2 घंटे से। अब मैंने काउंट कर लिया है कितने घंटे हैं, 2, तो सिंस नहीं आएगा, 4 आएगा। मिस्टर शर्मा हैज अ ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। मिस्टर शर्मा अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। अफेक्शन के साथ टू नहीं आता, अफेक्शन के साथ आता है फॉर। सो मिस्टर शर्मा हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली। देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटल अंडरस्टैंडिंग अमंग द टू ब्रदर। दोनों भाइयों के बीच में बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है। 2 भाई हैं, 2 के लिए अमंग नहीं आएगा, 2 के लिए आएगा बिटवीन। तो आप बोलेंगे देयर अपीयर टू बी वेरी लिटल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ब्रदर्स। शी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू पार्टी। वो मुझसे गुस्सा थी क्योंकि मैंने उसे पार्टी में इन्वाइट नहीं किया था। जब भी आप किसी से गुस्सा होते हैं आप एंग्री ऑन नहीं होते, एंग्री विद होते हैं। सो शी वॉज एंग्री विद मी, ना कि ऑन मी। ये एक बहुत कॉमन एरर है। ही गॉट ए प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वॉज नॉट वर्दी फॉर इट। उसे बहुत सम्मानित जॉब मिल गया जबकि वो उसके लायक नहीं था। तो जब भी आप वर्ड यूज करते हैं वर्दी, वर्दी मतलब लायक होना, आप किसी भी चीज के वर्दी फॉर नहीं होते, वर्दी ऑफ होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं मैं आपके आशीर्वाद के लायक नहीं हूं, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट वर्दी ऑफ यूर ब्लेसिंग्स, ना कि वर्दी फॉर। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। डिस्क्राइब, उसने एक घटना का जिक्र किया बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। सो ही डिस्क्राइब, डिस्क्राइब शब्द के साथ प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है डिस्क्राइब वर्ड के साथ, तो आप लिखेंगे ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। अबाउट की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए आप स्लाइड देख सकते हैं जिसमें मैंने सारे वर्ब बताए हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता। मेरे पिताजी बिजनेस करते हैं क्लोथ्स का। सो इसको बोलते हैं माई फादर डील विद क्लोथ्स। याद रखिए जब भी डील यूज करते हैं तो विद यूज नहीं करते, डील के साथ हमेशा इन यूज करते हैं। आप बोलेंगे माई फादर डील्स इन क्लोथ्स। डेस्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड ही स्टिल फेल्ड। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो फेल हो गया। डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, सो ऑफ काट दीजिए। अगर आपको ऑफ लगाना है तो डेस्पाइट को चेंज कर दीजिए इन स्पाइट में। अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ। अशोक ने रेखा से पिछले महीने शादी की। इसमें विद की जरूरत ही नहीं है, इसमें सिंपल है अशोक मैरिड रेखा लास्ट मंथ। लेकिन इसमें एक अटेंशन, अगर मैरिड से पहले गॉट शब्द लग गया तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या ये ठीक है?
अशोक गॉट मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ, इसमें मैं विद नहीं हटा सकता, लेकिन जब आप किसी से शादी करते हैं यू डोंट गेट मैरिड विद अ पर्सन, यू गेट मैरिड टू ए पर्सन। तो इसका आंसर है अशोक गॉट मैरिड टू रेखा लास्ट मंथ। नेक्स्ट है उसे मॉनसून सेशन अटेंड करने से बैन कर दिया गया। ही वॉज डिबार्ड, डिबार्ड मतलब किसी को बैन कर देना, किसी को आने से रोकना। सो ही वॉज डिबार्ड टू अटेंड द मॉनसून सेशन, ये गलत है। देखिए डिबार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, डिबार्ड के साथ हम लगाते हैं फ्रॉम और वर्ब प्लस आईएनजी। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है एग्जाम का। तो इसमें आप लिखेंगे ही वॉज डिबार्ड टू अटेंड, नहीं, ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम अटेंडिंग द मॉनसून सेशन। इसी तरह से बिल्कुल मिलता जुलता है, ही शुड रिफ्रेन टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद एनी पार्टी, उसे अपने आप को किसी भी पार्टी से जोड़ने से बचना चाहिए। रिफ्रेन का मतलब है किसी चीज से बचना। रिफ्रेन के साथ भी हम यूज करते हैं फ्रॉम प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो इसमें आप टू एसोसिएट की बजाय लिखेंगे ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद एनी पार्टी। अगला है हमें इंतजार करना पड़ेगा अपने रिजल्ट का, क्योंकि मैनेजर स्ट्राइक पे हैं। सो वी विल हैव टू अवेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजर इज ऑन स्ट्राइक। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, एक होता है वेट और दूसरा होता है अवेट। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो फर्क क्या है? वो फर्क ये है वेट के साथ लगता है फॉर, अवेट के साथ फॉर नहीं लगता। इस सेंटेंस में अवेट के साथ फॉर लगाया हुआ है, तो बस इतना ही फर्क है वेट और अवेट में। तो इसमें आप फॉर हटा दीजिए, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। वी विल हैव टू अवेट द रिजल्ट। मान लीजिए आप बोलना चाहते हैं मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे या तो आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट या आई एम अवेटिंग माई रिजल्ट, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे आई एम अवेटिंग फॉर माई रिजल्ट। नेक्स्ट, इफ यू पुट योर हार्ट टू इट यू विल बी अ विनर। अगर आप इस काम में अपना दिल लगाओगे तो आप जीत जाओगे। जब भी आप किसी काम में दिल लगाते हैं तो आप काम में दिल टू नहीं लगाते, आप इन टू लगाते हैं। इफ यू पुट योर हार्ट इन टू इट यू विल बी अ विनर। वो 10 मील चला नंगे पैर, नंगे पैर को बोलते हैं, तो इसमें लिखा है ही वॉक्ड 10 माइल्स बाय फुट। जब आप पैरों से चलते हैं नंगे पैर, उसको कभी भी बाय फुट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ऑन फुट। विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर? आपने कौन से न्यूज़पेपर बंधवाया हुआ है घर में? कौन सा न्यूज़पेपर आपके यहाँ आता है? जब भी आप किसी चीज को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब फॉर नहीं करते, सब्सक्राइब टू करते हैं। नेक्स्ट, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं यूपीएससी एग्जाम में आपकी सक्सेस के ऊपर। सो कॉन्ग्रेचुलेट जब भी हम करते हैं किसी चीज में, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा शब्द आता है ऑन। सो इसमें लिखेंगे इट इज माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ना कि फॉर योर सक्सेस। नेक्स्ट, आई विल अवेल माई सेल्फ विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जब भी आप अपने आप को अवेल करते हैं, अवेल के साथ आता है ऑफ। आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक, शी कैन कोप अप विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन एज शी इज अ ब्रेव गर्ल। वो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन सह सकती है क्योंकि वो एक बहुत ही मजबूत लड़की है, बहुत ही साहसी लड़की है। सहने के लिए शब्द होता है कोप, कोप अप नहीं होता, कोप के साथ कभी भी अप नहीं लगेगा, तो इसमें यह गलती है। ही इज एक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर। एक्यूज्ड के साथ लगता है ऑफ, ही इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द मर्डर। ही इज सफरिंग विद फ्लू, वो फ्लू से पीड़ित है, सफरिंग के साथ लगता है फ्रॉम, तो सफरिंग फ्रॉम फ्लू। ही नीडेड टू गो टू होम एज ही वॉज सिक, वो घर जाना चाहता था क्योंकि वो बीमार था। याद रखिए जब भी कोई घर जाता है अपने खुद के, तो कभी भी टू नहीं लगता। सो इसमें आप बोलेंगे ही वॉन्टेड टू गो होम, इतना काफी है, टू की जरूरत नहीं है। दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। यानी कि वो लोग जो ऊंचे राजपद पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, सत्ता के गलियारों में बैठे हैं, उनको गरीब लोगों का दुख समझना चाहिए, उन्हें सेंसिटिव होना चाहिए। तो आप किसी चीज में सेंसिटिव ऑफ नहीं होते, सेंसिटिव टू होते हैं। सो इसका आंसर है दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव टू द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। हमने सोचा था ट्रेन लेट हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल टाइम पे आ गई। सो वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। याद रखिए जब भी कोई चीज टाइम पे आती है तो इन टाइम नहीं आती, ऑन टाइम आती है।
एयर हॉस्टेस ने कहा कि जल्दी से प्लेन में चढ़ जाओ वरना प्लेन उड़ जाएगा। सो द एयर हॉस्टेस टोल्ड हिम टू गेट इन द प्लेन और एल्स इट वुड टेक ऑफ। याद रखिए, जब भी आप प्लेन के अंदर चढ़ते हैं तो आप इन द प्लेन नहीं चढ़ते, आप ऑन द प्लेन चढ़ते हैं। और ये क्यों? गाड़ियां दो तरह की होती हैं। एक वो गाड़ी जिसमें आप डायरेक्टली जाकर सीट पर नहीं बैठते, पहले आप थोड़ा सा चलते हैं फिर जाके सीट पे बैठते हैं, उनमें आप यूज करते हैं ऑन। जैसे प्लेन हो गया या बस हो गया, इनमें आप ऑन यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि बस के अंदर भी आप डायरेक्टली जाके सीट पे नहीं बैठते, पहले थोड़ा सा चलते हैं चढ़ के और फिर अपनी सीट पे बैठते हैं। इसी तरह प्लेन में भी आप थोड़ा सा पहले पैदल चलते हैं फिर जाके अपनी सीट पे बैठते हैं, उनमें हम यूज करते हैं ऑन। लेकिन उन गाड़ियों में जिनमें हम सीधा दरवाजा खोलते हैं और जाके सीट पे बैठ जाते हैं, जैसे कोई भी नॉर्मल गाड़ी होती है, उसमें हम यूज करते हैं इन। अगर मान लीजिए आप गाड़ी के दरवाजे पे खड़े हैं और आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि गाड़ी में जल्दी बैठ जाओ, तो आप बोलेंगे गेट इन द कार। लेकिन अगर आप बस में हैं और अपने दोस्त को कह रहे हैं जल्दी से बस में चढ़ जाओ, तो आप बोलेंगे गेट ऑन द बस। अगला सवाल, देयर इज अ नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉज इन द कंट्री। हमारे देश में सख्त कानून की जरूरत है। याद रखिए, नीड जब किसी चीज की होती है, जरूरत होती है, तो नीड ऑफ नहीं होती, नीड फॉर होती है। तो आप बोलेंगे देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रॉन्ग लॉज इन द कंट्री। और आज का आखिरी सवाल, देयर इज एन इंटरेस्टिंग शो एट द टीवी। टीवी पर एक बहुत अच्छा शो आ रहा है। टीवी पर जब कोई शो आता है तो एट द टीवी नहीं आता, ऑन द टीवी आता है। सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग शो ऑन द टीवी। सो ये था कंप्लीट चैप्टर प्रेपोजिशंस का। बहुत ही डीप, बहुत ही एडवांस तरीके से ये चैप्टर कवर किया गया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इस प्रेपोजिशंस के इस वीडियो को तैयार करने के लिए लगभग 5 महीने का समय मैंने दिया है। जितने भी एग्जाम्स हैं, जितनी भी किताबें हैं, जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं, सब कवर किए हैं। और इसको करने के बाद आप प्रेपोजिशंस में एकदम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, प्रोवाइडेड आप इसमें सही अभ्यास करें, सही मेहनत करें और सही टाइम दें।